नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के बाद हुए पहले उपचुनावों में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जनता ने इंडिया गठबंधन को 10 सीटें देकर बता दिया है। 13 सीटों पर कुल मतदान और उसमें से 10 सीटें इंडिया गठबंधन को, एक सीट जो है वो इंडिपेंडेंट को, निर्दलीय को, और मात्र 2 सीटों पर बीजेपी। इससे जनता ने बता दिया है कि जनता की ताली की हकदार कांग्रेस और उसके साथी दल हैं, और वहीं बीजेपी को केवल 2 सीटें देकर उसकी खाली हो रही झोली का थोड़ा और खाली कर दिया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी और एनडीए को मात मिलना यह बताता है कि अब मोदी का जादू गुजरे जमाने की बात हो गई है और आज का दौर इंडिया गठबंधन के चमकने का दौर है। इंडिया को मिली इस बम्पर जीत पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है कि जनता अब अपनी बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए उठ खड़ी हुई है। क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी ने एक्स में पोस्ट करते हुए, आइए जरा देख लेते हैं। राहुल गांधी साफ साफ लिख रहे हैं कि 7 राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय संविधान, जय हिंदुस्तान, जय संविधान, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। यानी बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से हिमाचल प्रदेश की एक सीट हमीरपुर पर जीत हासिल की और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में भी उसे जीत मिली है। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी मसले पर किया है, जरा उसको भी देख लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि विधानसभा उपचुनाव में के सकारात्मक परिणाम के लिए हम जनता के सामने नतमस्तक हैं। उन्होंने जहां जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट किया, इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद व आभार। विपरीत परिस्थितियों में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रयासों के लिए हम उनका अभिवादन करते हैं। ये जीत दर्शाती है कि जनता ने भाजपा के अहंकार, कुशासन और नकारात्मक राजनीति को अब सिरे से नकार दिया है। ये मोदी शाह जी के गिरते राजनीतिक साख का भी प्रबल प्रमाण है। जय हिंद, जय संविधान। ये जय संविधान की बात यहां बार बार क्यों हो रही है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले भी जय संविधान का जिक्र पूरे चुनाव में हुआ था, और लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ आगे जरूर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चाहे वो हमीरपुर की सीट हो या उसके बाद मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में भी बीजेपी को जीत तो मिल गई, लेकिन ये जीत संदेह के दायरे में आ गई है, क्योंकि इसमें कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी के 2 राउंड में बीजेपी प्रत्याशी के बढ़त हासिल करके जीत दर्ज की गई। लेकिन आखिरी 2 राउंड से पहले क्या खेल हुआ है, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर रख रहे हैं पवन खेड़ा, सुनिए। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है, जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें, कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। तो दोस्तों, पवन खेड़ा ने बीजेपी के खेल को एक बार फिर उजागर किया है और वही इंडिया की इस बड़ी जीत पर उन्होंने कहा है कि यह केवल शुरुआत है। आइए जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा की एक और ये बाइट। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार हम सबको कहते आए हैं कि आराम नहीं करना है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले जितने भी 4 असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं,
हम पूरे वर्कर्स, हमारे तमाम ऑफिस बेरर्स पूरी मजबूती से काम पर लग गए हैं। एक दिन का भी हम लोग आराम नहीं करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, हम उसी विनम्रता से अपने काम पे लग गए हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी दल आज एक बार फिर नई उम्मीदों से भर गए हैं दोस्तों, क्योंकि जनता ने जो भरोसा उन पर लोकसभा चुनाव में दिखाया था वो भरोसा अब भी कायम है, बरकरार है। वहीं बीजेपी पर लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है और ये बात बार बार सामने आ रही है, लेकिन मोदी लगातार इस सच को देखने से बच रहे हैं। कल हमने इसी मंच पर और इसी चर्चा में हमने चर्चा की थी, इसी न्यूज पॉइंट में चर्चा की थी कि किस तरह मोदी को एक महीने में 2 बड़े झटके लगे हैं और आज कह सकते हैं कि यह तीसरा बड़ा झटका उन्हें आज मिला है। साथ ही बीजेपी के लिए यह सबक है कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके वो ज्यादा देर तक सत्ता पर कायम नहीं रह सकती है, सत्ता में टिके नहीं रह सकती है। मोदी के शासन में हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, आपने देखा, और जेल में डालकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिशें की गई। लेकिन अब जनता विपक्ष की आवाज को जान रही है और उसके यानी कि जनता जो है वो विपक्ष की आवाज को दम दे रही है, ये कह सकते हैं। आज हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आज सोनिया गांधी से मुलाकात की और इसके बाद वो केजरीवाल के घर भी गए। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले पत्रकारों से हेमंत सोरेन ने चर्चा की और क्या कुछ कहा है आइए जरा जल्दी से सुन लेते हैं। हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल बार बार खटकते हुए नजर आएंगे नरेंद्र मोदी को, क्योंकि चुनाव से पहले इन दोनों मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डालकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो बैकफायर कर गया। आइए हेमंत सोरेन को सुनते हैं। से खरीदा जा सकता है। अब इस लोकतंत्र का, इस देश का यही खूबसूरती है कि लोग काफी संवेदनशील होते हैं और काफी लोग बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखते हैं, लेकिन जब ये अपने पर आते हैं तो फिर परिणाम आप लोग को समय समय पर दिखता है और महसूस भी देशवासियों को होता है। सर, आज जम्मू कश्मीर को लेकर एलजी को वहां पे और ज्यादा पावर दे दिए गए हैं, आज फिर उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी। अब क्या क्या पावर दिए गए हैं ये तो मैं नहीं जानता, मुझे आपके माध्यम से भी जानकारी सर, मिली है। अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल पा रही है, आपकी कोई प्रतिक्रिया? इंटरिम बेल कल मिली थी सर उनको, अभी भी जेल में ही रहेंगे। सीबीआई केस में अंदर आपको पता ही है ये क्या ड्रामा विगत दिनों हुआ है, किस तरीके से न्यायपालिका का भी मजाक उड़ाने का इन लोगों ने अपने षड्यंत्र के माध्यम से करने का प्रयास किया है। वो बाहर नहीं निकले, इसका हमें खेद है और मैं आशा करता हूं वो भी अब जल्दी बाहर आएंगे। तो ये थे हेमंत सोरेन। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन उम्मीदों से भरा अब सियासी मैदान में है और उसे उम्मीद है कि अपनी हिम्मत के बूते वो बीजेपी की संविधान विरोधी राजनीति को मात दे ही देगा। इंडिया को मिली इस बम्पर जीत की वजह जनता का साथ है, लेकिन क्या यही वजह बीजेपी की हार का कारण भी है? क्या बीजेपी ने खो दिया है जनता का विश्वास? आइए इस पर आज चर्चा करेंगे और आखिर असली वजह क्या है, एनडीए की हार की असली वजह क्या है और इंडिया की बम्पर जीत की असली वजह भी समझें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोरमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जयशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। जल्दी से आना, सबसे पहले जयशंकर जी आपके पास ही आना चाहता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत करें और आपके जरिए जरा समझूं कि इंडिया गठबंधन इन 13 सीटों में से देखिए तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें आती हैं और ये दोनों सीटें, एक हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की सीट
और दूसरी सीट उधर मध्य प्रदेश की। और इन दोनों सीटों पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी संदेह के घेरे में है। और मध्य प्रदेश को लेकर तो साफ साफ यहां पर अमरवाड़ा की सीट जो है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का बयान आपने सुन ही लिया कि कैसे बीच काउंटिंग के दौरान अगर जो काउंटिंग कर रहा है वो अधिकारी लंच के लिए चला जाए तो इसके आगे कहा क्या जाए। आपका भी इतना लंबा अनुभव है और सियासी गतिविधियों पर आपकी नजर रहती है, क्या कभी आपने देखा ऐसा हुआ है क्या? हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी। प्रशांत जी का भी स्वागत करता हूं। जयशंकर जी आपके पास। राजीव जी, ऐसा तो नहीं ही दिखाई दे रहा कभी। एक आध बार का भी होता था कि जैसे हमारे लिए हमारे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे तो काउंटिंग चल रही थी और तीसरे राउंड तक हम लोग 8-10 हजार वोट से जीत रहे थे और पता लगा कि अचानक बिजली गायब हो गई। और बिजली गायब हो गई, जब उसके 5-10 मिनट बाद आई तो सब अफरा तफरी का माहौल था, कौन सा बैलेट बक्स कहाँ है, कौन गिना गया कौन नहीं गिना गया है। और उसके बाद हम लोग 1000-2000 वोट से हार गए। तो ये पहले भी होता था, कभी कभार होता था, लेकिन जब से ईवीएम मशीनों का शुरू हुआ है तो इसके बाद से तो मुझे नहीं लगता कि कोई लंच करने चला जाए इसके लिए काउंटिंग रोक दी जाए। भाई आप अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते थे, किसी को देख करके चार्ज दे सकते थे, वो करता, या वहीं पे बैठ के लंच कर लेते। बाकी लोग अपना काउंटिंग तो करते ही रहते हैं ना, काउंटिंग तो चलती रहती है। लेकिन काउंटिंग रोकने का मतलब तो बहुत ही, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, कोई गड़बड़ झाला है तभी ऐसा हुआ है। और देखिए मरवाड़ा की बात जो है छिंदवाड़ा जिले में होते है ही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी हमीरपुर की सीट बहुत मुश्किल जीते हैं भाजपा के लोग। 1500 वोट से जितना कोई बहुत बड़ी जीत नहीं कही जा सकती है, वो भी हारते ही हारते बचे हैं। और सबसे बड़ा लॉस मतलब बीजेपी, अब जैसे पश्चिम बंगाल में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में 3 सीटें उनसे टीएमसी ने छीन लिया। तमाम संदेश खाली, रोज संदेश खाली ही चिल्लाते रहते थे लोग टीवी पर, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। लेकिन हुआ क्या? लोकसभा के चुनाव में भी वही नतीजे और विधानसभा के चुनाव में भी अभी आपने देखा 4 की 4 सीटें जीत के आ गई टीएमसी। उसमें 1 सीट तो उसके पास थी, लेकिन बाकी तो इनसे निकल गई ना, इनसे ले लिया। बिहार जैसे राज्य में जहां पे मतलब जनता दल यू और बीजेपी की सरकार है, तो जनता दल यू का उम्मीदवार हार गया, वहां एक इंडिपेंडेंट जीता है, तो वो भी एनडीए की हार है। मतलब बीजेपी के कहिए या जनता दल यू कहिए, एनडीए की तो हार पक्की है। सबसे बड़ी बात जो हुई है राजीव जी, उत्तराखंड हार के चुनाव में लगातार कांग्रेस के लिए चिंता का विषय रहा है और बीजेपी के लिए जीत का और उत्साह का माहौल रहा है। विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने बड़े बहुमत से जीता, फिर लोकसभा का चुनाव में उसमें 5 की 5 सीटें उनके पास चली गई। लेकिन इस बार 2 उपचुनाव हुए और दोनों उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। एक तो चलो बहुजन समाज पार्टी की सीट थी, हालांकि वहां पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और तीसरे नंबर पे चली गई बताते हैं लोग, तो वो भी है। तीसरे पे चली गई थी, लेकिन बाद में दूसरे पे आ गई थी। हाँ ठीक है। तो लेकिन वो हार गए, वहां पर भी गया। बद्रीनाथ हार गए, वो सबसे बड़े इनके लिए एक तरह से चिंता की बात है कि अयोध्या में राम नाराज हो गए, चित्रकूट वाले नाराज हो गए, प्रयागराज वाले नाराज हो गए, बक्सर वाले नाराज हो गए, नासिक नाराज हो गया, रामेश्वरम नाराज हो गया, रामटेक नाराज। राम के प्रतीक स्थल जितने थे उन सब जगहों पे नाराज हैं। बद्रीनाथ वही कह रहा हूं मैं, उन सभी सीटों पे भाजपा को चपत लगी, जोर की चपत लगी। और अब तो बाबा बद्रीनाथ जो है, भोलेनाथ, उन्होंने भी कह दिया कि आप हमारे नाम पे तो बहुत नौटंकी कर रहे हो, कभी केदारनाथ में करते हो, कभी बनारस में करते हो, सब बर्बाद कर रहे हो, वहां के लोगों को बर्बाद कर रहे हो, तो ये सब बंद करो भाई। अब हमारा त्रिशूल अब तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहेगा। तो बाबा बद्रीनाथ ने तो दे दिया, मैसेज दे दिया। तो इसलिए चिंता की बात है कि लग रहा है कि देवी देवता जो हैं नाराज हो रहे हैं। आप चाहे दुनिया भर में घूमते रहिए, यहाँ लोग बाढ़ में जलमग्न हो गए, पूरे के पूरे इलाके। कहीं कोई देखने वाला नहीं है, कहीं कोई सोचने वाला नहीं है, कहीं आने जाने वाला नहीं है। या एक बार हेलीकॉप्टर से ही घूम करके देख लेते कम से कम कि भाई कितना नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये तो बोलते थे कि साहब हम तो ड्रोन से देख लेते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से हम सड़कें बनवाते हैं। पता नहीं सड़क गायब ही हो गई, पूरे इस पहले ही बरसात में सड़क कहीं दिख ही नहीं रही है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर के वो माहौल इनका बिगड़ रहा है। और आपको बताऊं मैं कि देखिए, जब
एक पूर्व संकेत होते हैं। ये जो एक संकेत होता है जी आपकी बर्बादी का, आपकी बदहाली का। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ था राजीव जी, बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। उसके तुरंत बाद श्रीगंगानगर में उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बहुत बड़े बहुमत से जीत हासिल की थी और बीजेपी ने ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया, फिर वो चुनाव जीतने से पहले उसको मंत्री भी बना दिया था। तो लेकिन वो हार गया। अब वो हारने का नतीजा आप देखिए कि राजस्थान में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो दर्जन भर सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई। तो एक तरह का संकेत मिलता है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई अब आपके लिए उत्तराखंड, हिमाचल में जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त किया, राज्यसभा के चुनाव को मैनेज किया, कोशिश किया कि सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिरा दी जाए, उसके लिए आपने विधायकों की खरीद फरोख्त की। अब उन विधायकों में जब चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, तो देखिए आप कांग्रेस के लोग जीत करके आ गए, एक हमीरपुर की सीट छोड़ दी जाए तो ये कहने का मतलब है कि बदलाव साफ दिखाई दे रहा है, बदलाव के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये संभलने की अभी इनकी नहीं है, देखिए संभलेंगे नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो अहंकार इनके डीएनए में घुसा हुआ है, फासिज्म इनके डीएनए में घुसा हुआ है। अभी देखिए 4 विधानसभा को चुनाव होने वाला है। जम्मू कश्मीर में आज जो नया एक नियम कानून बना दिया है कि सारे अपॉइंटमेंट्स एलजी करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ये क्या मतलब है भाई? तो विधानसभा और राज्य का, एक तो वैसे ही लोग नाराज थे, उनको आपने उनका हक छीन लिया, 370 खत्म कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि साहब वहां जो दिल्ली की तरफ से जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, तो फिर विधानसभा और मुख्यमंत्री और सरकार का फिर चुनाव क्यों कराते? खत्म कर दीजिए, कहिए साहब यहीं से हम चलाएंगे, जो हम चलाना होगा उसी तरह करेंगे। तो ये फासिज्म है, फासिस्ट मनोवृत्ति जो है। और कह रहे हैं कि साहब हम तो अब संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। अरे भाई, अगर संविधान की हत्या हो गई 25 जून 1975 को, तो आज कौन सा संविधान, कहां से लेकर के आए संविधान? जो आज संविधान हमारे सामने है, जिसको राहुल गांधी, इंडिया अलायंस के सारे लोग कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है हमको, है ना? आप तो दिमागी दिवालियापन के सबसे बड़े उदाहरण है कि जो संविधान है, जिसके आधार पर काम हो रहा है, उसमें संशोधन आपने भी किए हैं। कांग्रेस के रिजिम में भी संविधान संशोधन हुए थे, आपातकाल में भी हुए थे, ठीक है हुए थे, आपने भी किए, बाद में बहुत सारे संशोधन किए। लेकिन आपने कह दिया संविधान की हत्या हो गई साहब, उस दिन तो हत्या हो गई, तो हत्या हो गई, क्या मरा हुआ आदमी फिर से आ जाता है क्या वापस? मतलब जो मन में आ रहा है ऐसे इस तरह से कर रहे हैं लोग इसका। लेकिन यह है कि जनता इन सब बातों को समझने लगी है राजीव जी, वो इन सब बातों में फंसने वाली नहीं है, उलझने वाली नहीं है। उसके सामने उसके बेरोजगारी, उसका महंगाई, उसका अग्निवीर की प्रॉब्लम, उसके कृषि और किसानों की समस्याएं, ये सारी समस्याएं एक साथ जुड़ते चली जा रही हैं। और वो देख रहे हैं कि अब राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस जैसा से इमर्ज कर रही है, तो इसका मतलब कि अब वो लोगों में उम्मीद की किरण दिख रही है और वो उसके पीछे लामबंद होंगे। और उसके सबसे शुरुआती नतीजे इन 4 विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र है, झारखंड, ये हरियाणा है, झारखंड और जम्मू कश्मीर है, तो उसमें उसके रुझान दिखाई दे जाएंगे। फिर उसके आगे का दिन भी इनके लिए भारी ही पड़ने वाला है। जी राजीव। बिल्कुल 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 13 सीटों पे उपचुनाव हुए दोस्तों, और 13 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट निर्दलीय जो बिहार की रुपौली सीट है उस पर, और वहां जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। आपको अगर याद हो तो ये रुपौली वही सीट है जहां पर नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, 2020 का चुनाव, उसकी बात मैं कर रहा हूं। ये पूर्णिया में जिले में आता है, ये एरिया, एक क्षेत्र विधानसभा रुपौली, और वहां पर बीमा भारती पहले जेडीयू में थी। बीमा भारती के लिए 2020 में गए थे नीतीश कुमार प्रचार करने के लिए, वहां उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। खैर, नीतीश कुमार जैसे पलटते हैं वैसे जुबान भी पलटती है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हम और न ज्यादा उस पर बात करेंगे। लेकिन बात यहां महत्वपूर्ण यह है, जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी, और बता रहे थे कि कैसे आप देखिए खासकर बिहार जहां डबल इंजन की सरकार है वहां एनडीए को झटका लगता है, जेडीयू को झटका लगता है, और एक निर्दलीय वहां पर जीत जाता है। आप आइए इधर मध्य प्रदेश में
तो ऐन वक्त पे एक कांग्रेस का कैंडिडेट लगातार शुरुआत का जो 2 या 3 राउंड शुरुआती राउंड में वो पिछड़ता है कांग्रेस का कैंडिडेट, उसके बाद लगातार 16वें राउंड 17वें राउंड तक वो नंबर 1 पे बना रहता है। 17वें नंबर, 20 राउंड की काउंटिंग है, 17वें राउंड तक नंबर 1 पे बना होता है और उसके बाद लंच ब्रेक लिया जाता है और लंच ब्रेक के बाद खेला ऐसा हुआ कि 18वां 19वां और 20वां राउंड 3200 कुछ वोटों से, यानी 3200 वोटों से यह कैंडिडेट हार जाता है कांग्रेस पार्टी का। आप समझ सकते हैं क्या खेला। हमीरपुर में बीजेपी मात्र 1500 वोटों से जीतती है। मायने बहुत हैं। हमीरपुर सीट हिमाचल प्रदेश की, और वहां नाक का सवाल अनुराग ठाकुर के लिए, और वहां पर बीजेपी एन प्रकार जीतती है। तो ये 2 सीटें हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और इधर मध्य प्रदेश की सीट जो है अमरवाड़ा, ये 2 सीट बीजेपी किसी तरह से निकाल पाती है, वरना डब्बा गोल। उत्तराखंड में बद्रीनाथ ने भी, यानी जिस तस्वीर को लेकर, शिव जी की तस्वीर को लेकर अपने भाषण की शुरुआत की थी राहुल गांधी ने, उस शिव जी ने भी राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को आशीर्वाद बद्रीनाथ में दे दिया और वहां उत्तराखंड की दोनों सीटें बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के खाते में आ गई। और उधर अगर चले टीएमसी के लिए देखें तो 4 की 4 सीटें क्लीन स्वीप टीएमसी वेस्ट बंगाल में। इसके क्या मायने हैं और इस हार के, एनडीए खासकर बीजेपी की हार के क्या मायने हैं, यहां पर क्या है असली वजह, यह जानने की कोशिश हम कर रहे हैं और यहां से आगे की तस्वीर नजर आएगी। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, क्या है असली वजह बीजेपी की हार के? राजीव जी, असली वजह 2-3 हैं। और याद कीजिए पार्लियामेंट में राहुल गांधी का भाषण कि सारे हिंदू नरेंद्र मोदी नहीं है, सारे हिंदू आरएसएस नहीं है, सारे हिंदू बीजेपी नहीं है, बीजेपी के पास सभी हिंदुओं का ठेका नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा था। और उसके बाद ये चुनाव हुए, बद्रीनाथ में चुनाव हुए, हिमाचल में हुए, उत्तराखंड में हुए, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, 7 राज्यों में चुनाव हुए, भारत के तमाम कोनों में चुनाव हुए और जनता ने अपनी राय दे दी कि किसका ठेका है किसका नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी की बात को सही साबित कर दिया। और बद्रीनाथ पहले भी कांग्रेस की सीट थी, लेकिन जो प्रचार किया गया बीजेपी की तरफ से और बीजेपी समर्थित मीडिया की तरफ से कि राहुल गांधी जो है वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो बद्रीनाथ के लोगों ने जवाब दे दिया। हिमाचल और उत्तराखंड जहां पे कांग्रेस की जीत हुई है, उस कांग्रेस की जीत में इन दोनों राज्यों को देवभूमि कहा जाता है राजीव जी। वहां पे हिंदू तादाद बहुत ज्यादा है बाकी राज्यों से, और सब धार्मिक स्थान है, पूरा वातावरण भी धार्मिक रहता है। इन लोगों ने कांग्रेस को चुना है, तो जो राहुल गांधी की बात थी उसको सही साबित किया। एक तो ये बड़ी वजह है कि लोग, जैसा जयशंकर जी कहे, लोग अभी झूठी बात पे नहीं आ रहे। उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये जो टीवी मीडिया है, जो दिन रात हिंदू मुसलमान 10 साल से कर रहा है, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। इसकी बात अब लोग नहीं सुन रहे हैं। ये अभी भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रोजेक्ट में शामिल है, ये अभी भी दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, ये अभी भी हेमंत सोरेन को कुछ ना कुछ ऐसे अपशब्द कह देगा उनके आदिवासी होने पर, लेकिन अब इसकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं। एक बड़ी वजह, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरी जो हिकड़ी थी और पूरा जो 56 इंच था, वो इसी कॉरपोरेट मीडिया के दम पर था। वो कॉरपोरेट मीडिया की हवा निकल चुकी है इनके 400 पार के एग्जिट पोल के बाद। अब लोगों ने इस पर विश्वास करना बंद कर दिया। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी की वैचारिक हार हो रही है।
राहुल गांधी ने तो कांग्रेस को वैचारिक जो डेविएशन हुआ था उस पर वापस ले आए, लेकिन बीजेपी ये नहीं कर पाएगी। बीजेपी संविधान के मसले पर भी प्रो संविधान अपने काडर को, नेताओं को नहीं कर पाएगी। संविधान के पक्ष में वो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उनके संस्कार नहीं, उनका डीएनए नहीं है। वो लगातार संविधान के खिलाफ ही उन्होंने काम किया। संविधान सभा में, संविधान सभा के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी, और अब तक। केवल ये 2024 के इलेक्शन में बीजेपी नहीं बोल रही थी। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था। जस्टिस वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग बना था संविधान के रिव्यू के लिए, संविधान के पर पुनर्विचार करने के लिए जी। क्योंकि गठबंधन की सरकार थी तो बहुत आगे तक नहीं जा पाए। तो संविधान तो इनकी मंशा में है, इसीलिए वो संविधान की हत्या जैसे शब्द ढूंढ कर लाए, जो कि वो शब्द ही अपने आप में संविधान के सिद्धांत के खिलाफ है, संविधान की आत्मा के खिलाफ है जी। तो मूल वजह राजीव जी दो हैं। एक, बीजेपी की वैचारिक हार हो रही है, और दूसरा, इनका जो एम्पलीफायर था, जो इनकी आवाज को दूर तक पहुंचाता था, विपक्ष को जो है वो नेस्तनाबूद करता था, षड्यंत्र करता था, उनके खिलाफ खराब प्रचार करता था, उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। लोगों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया। अब एक ऑल्टरनेटिव मीडिया जिसकी बात सुनी जा रही है। ये दो प्रमुख वजह है जो कि बीजेपी को इस वक्त इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। या तो वो मीडिया की अपनी क्राइसिस है, लेकिन इस मीडिया के बगैर बीजेपी और नरेंद्र मोदी तो अब नहीं आगे आ सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस क्रेडिबिलिटी से बाहर निकलना जो ऑलरेडी टूट चुकी है, उससे बाहर निकल के और फिर से अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करना मीडिया के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। और नरेंद्र मोदी अब बुरी तरह से फंसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो जो बात रखते हैं वो बात दूर तक अब नहीं जा रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और जल्दी से मनोरमा जी आपके पास आना चाहता हूं। मनोरमा जी, कैसे आप देखती हैं आखिर ये जो आज 13 तारीख को 13 सीटों पे जो आज उपचुनाव के नतीजे आए हैं, वो कितने भयावह नजर आते हैं बीजेपी के लिहाज से, और आखिर इसका असली वजह क्या है? बीजेपी जो अभी, और उन राज्यों में बीजेपी की हार जिन राज्यों में उसकी सरकार है, और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी लगातार कुछ करती रही, और वही एक राज्य है जहां पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। इस उपचुनाव में सीआरपीएफ की तैनाती के तहत उपचुनाव करवाए गए, और उसके बाद भी मुंह की खानी पड़ी। कैसे देखती हैं आप इसको? जी, इस उपचुनाव पे सबकी नजर तो थी ही कि खास तौर पे जैसे हिमाचल में अभी क्लीन स्वीप मिला था भाजपा को, तो ये महत्वपूर्ण था। 3 सीट वहां से ज्यादा थी वहां से, और ये वेस्ट बंगाल, इन दोनों जगह में। तो खैर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आशानुकूल ही, हालांकि जोर तभी भी लगाया था उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में भी, और अभी भी जितने तिकड़म हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कभी ये नहीं इस दौरान कहा गया कि भाजपा एज में है वहां पर। उनके दावे हमेशा रहे भाजपा पश्चिम बंगाल को लेकर के, उन्होंने दावे बड़े बड़े किए, ममता बनर्जी को लगातार टारगेट किया, लेकिन इसके बावजूद भी उम्मीद के मुताबिक था कि वहां पर टीएमसी जो है उसका प्रदर्शन इसमें जो है वही उसे ही एज रहेगा। हाँ, हिमाचल प्रदेश को लेकर एक डाउट था, क्योंकि एक तो अभी 6 विधायक जो हैं वो उस पाले में जाने के उनके खतरे थे, और सरकार पे भी खतरा बोली जा रही थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को जो है उन पे लगातार खतरा चल रहा था। ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश का जो है क्लीन स्वीप के बाद फिर वापस जो है कांग्रेस को सीट मिलना, ये एक सुखद संकेत है। और ओवरऑल 10 सीट 13 में से इंडिया गठबंधन को मिलना, ये अपने आप में जो है एक उस तरह का शिफ्ट है। स्वीकार्यता लगातार इस गठबंधन को लेकर के बढ़ रही। हालांकि भी बीच में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, जिसमें जिस तरह से कांग्रेस को बोलना था उस तरह से नहीं बोला राहुल गांधी ने, तो इसको लेकर के। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बद्रीनाथ में जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं वो मुसलमान हैं। नहीं, मैंगलोर में, जो कि उत्तराखंड की सीट है।
तो वहां से जो जीते हैं वो मुसलमान हैं। तो ये भी एक वो चीज है कि मतलब मुसलमानों के भरोसे की बात जो है लिंचिंग की घटनाओं पर, इसको लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक डिफेंसिव उसमें वो कर रही है। मनोरमा जी बस एक सबमिशन है। राहुल गांधी ने मुसलमानों को लेकर, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर अपने भाषण में, और पहला भाषण जो उन्होंने दिया था उसमें कहा है, इसलिए ये भी एक बनाया हुआ गढ़ी हुई कहानी है। मैं अपने तमाम साथी जो हैं अगर नहीं सुन पाए तो उनके लिए मैं कोई राहुल गांधी की तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सुना है तो जो लिंचिंग चल रही थी, मॉब लिंचिंग और ऐसी घटनाएं और लगातार चल रही हैं, जो रोज 2-4 हो रहे हैं देश के अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम जो है, उसको लेकर राहुल गांधी ने अपने भाषण के शुरुआत में ही वो बात कही है। मैं कहूंगा अपनी टीम को कि अगर हो सके तो इसको थोड़ी देर बाद ला सके तो लेके भी आए। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर आपने इशारा किया है और ये पूरा का पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया है कि राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग पर कुछ नहीं कहा, इंडिया गठबंधन ने नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने पहला भाषण जो संसद के अंदर दिया, लोकसभा के अंदर दिया एज एलओपी, वहां पर उन्होंने इस बात को रखा है। बस जोड़ रहा था मैं, प्लीज अपनी बात आगे रखिए, बढ़ाइए। हमारे साथ गर्ग साहब भी जुड़ गए हैं। गर्ग साहब आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस ने हमेशा इसके लिए बोला है इसके पहले, लेकिन जो इस चुनाव परिणाम के बाद से जो घटनाएं उसको लेकर जिस मुखरता से, हो सकता है उन्होंने वहां पे, मुझसे भी मिस हो गया है वो, मैं फिर से सुनूंगी तो बोला हो, लेकिन एक जिस तरह से इस मसले को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर होने की, जैसे बाकी तमाम मसले, चाहे वो नीट वाला मसला हो, चाहे जो ईडी वाला मसला हो, या मुख्यमंत्रियों को बंद किए जाने का मसला हो, तमाम चीजों पे आप लगातार हर दूसरे इसमें आप सुन रहे हो उस तरह से जो बातें हैं, चूंकि ये खतरनाक एक संकेत है। इस तरह की तमाम घटनाएं लगातार इस चुनाव परिणाम के आने के बाद घटना, तो ये भी एक है कि इसको जिस स्केल पर उठाया जाना चाहिए, संभवतः वो स्केल तो जरूर मिसिंग है, अगर उन्होंने जिक्र भी किया हो तो, या देरी हुई हो उसमें। उसके लिए संसद से पहले भी स्टेटमेंट दिए जा सकते थे। ये तमाम चीजें हैं जो उसके बारे में कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल बाकी जो चीजें इंडिया गठबंधन को लेकर के ये बहुत ही सकारात्मक है, और जो उसकी स्वीकार्यता को लेकर के, और तमाम जो दल है, तो और भाजपा के लिए लगातार है कि उसकी जो स्वीकार्यता है वो अब उस तरह से, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे उसको लेकर के जो है लोग वो उसको उठा लेंगे और वो सीधा सीधा आपकी जीत में, मत में उसमें बदल जाएगा। अब मामला ऐसा नहीं रहा है। जो सीट जिन पर जीत हासिल भी हुई है उसको लेकर के भी तमाम किस्म के डाउट है। खास करके मध्य प्रदेश वाली सीट पर आपने हमसे पहले जयशंकर सर ने और प्रशांत सर ने, इन सब ने इस पर बहुत अच्छी तरह से बोला। आपने भी बताया 17 राउंड तक जहां पर भाजपा जो कांग्रेस आगे थी, और 3 राउंड में वो भी लंच ब्रेक लेने के बाद, तो ये हर किसी के अंदर ये सवाल है उस जीत को लेकर के। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ओवरऑल लगातार भाजपा के जो तमाम एजेंडे हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम नैरेटिव है, उसके कमजोर पड़ते जाने, उसके दिन पूरे हो जाने की तरफ संकेत करी। या तो और संविधान या तमाम मसलों को इस पूरे चुनाव में, जिस तरह से चुनाव के इसमें प्रधानमंत्री ने उसको लिया विपक्ष से, वो उनका मसला नहीं था। वो तो सेंगोल लेकर आए थे, वो तो वहां पे राम मंदिर का उद्घाटन करके और रामलला और मंदिर वहीं बनाएंगे, बना दिया मंदिर, उस उपलब्धि को लेकर आए थे। लेकिन बात यह है कि चली नहीं है दोनों चीजें, और उनको आना पड़ा संविधान पे तब, जबकि यही वो लोग हैं जो लगातार निशाने पे आरक्षण को रखते रहे, निशाने पर खास तौर पर अगर दलित पार्टियों के जो नेतृत्व है या उस तरफ की जो विचारधारा, उसको अगर अम्बेडकर भीमवादी, तो भीमटा जैसा शब्द इन्होंने निकाला। संविधान के विरुद्ध के सारे शब्द, सेक्युलर को सिकुलर इन्होंने कहा, प्रेस के लिए प्रेस्टिट्यूशन जैसे शब्द को आगे बढ़ाया जो कभी काटजू साहब ने कह दिया था। तो इस तरह के तमाम वो सारे शब्द जो हमारे संविधान के रहे थे, उसको एक अलग तंज देना, वो भी घटिया स्तर का तंज देना, ये इन्होंने शुरू किया। हम लोगों ने मतलब सेक्युलर होता है, सेक्युलर को सिकुलर इन्होंने बनाया, और लिबरल को इन्होंने, लिबरल के लिए भी शब्द इतना बहुत ही खराब शब्द इन्होंने गढ़ा है। तो ये तमाम जो संवैधानिक गरिमा वाले गंभीर शब्द है जो भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों को गढ़ते हैं, उन तमाम मूल्यों को गढ़ने वाले शब्दों तक का अवमूल्यन भाजपा के द्वारा हुआ है। तो अपने आप में समझ सकते कि वो इन शब्दों को किस गंभीरता से समझ रहे थे, ले रहे थे, उसको गुण रहे थे। तो क्या लगता है कि वो उसका कार्यान्वयन करने को लेकर वो उसी तरह से गंभीर होंगे जिन्होंने इस शब्दों की गरिमा ही पिछले 10 साल में खत्म की है।
जी, जिन्होंने हर किसी लिबरल सोच वाले को एक गाली की तरह से देखा, जिन्होंने हर सेक्युलर आदमी को एक गाली की तरह से देखा है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। कहने का मतलब है कि सिर्फ कहने के वोट जीतने के लिए बात कर ले, लेकिन ये बात इनकी बात नहीं है ये, और ये जनता समझ रही है। खास करके अभी मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं है, लेकिन जहां तक कहीं जिक्र हो रहा था कि नए आंकड़े ये है कि जो नई पीढ़ी का जो वोट रेशियो है वो भाजपा की तरफ नहीं है। नई पीढ़ी का जो है वो जो अभी वोट पहली बार डालने आए हैं युवा, उन्होंने वो बहुत बड़ी संख्या में भाजपा को वोट नहीं डाला है। तो ये भी एक भारत के आगे की राजनीति की तस्वीर पेश करता है कि ये जो लोग इन सारे बातों पे वोट कर रहे थे वो लोग अलग थे, अभी आने वाले लोग जो है जो वोट करेंगे वो अलग होंगे। तो ये एक तस्वीर पेश कर रहा है, और बाकी अभी और काम करने की तो जरूरत है ही, लेकिन हाँ, ये जो 13 सीट के परिणाम आए हैं वो एक पॉजिटिव संकेत इंडिया गठबंधन के लिए, इनको अपनी अनोमलीज, अपने सारे जो विरोधाभास है उसको एड्रेस करके इनके लिए एक सकारात्मक बात है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं मनोरमा जी, बिल्कुल सही। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, लेकिन उससे पहले अभी मैं वादा किया था कि वो भाषण की वो बाइट सुनाऊंगा जिसमें राहुल गांधी जो सदन के अंदर अपनी बात रख रहे थे। मनोरमा जी, आपको भी थोड़ा खोज के जाना पड़ेगा, तो यही सुना देता हूं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो उनके भाषण का वो अंश, और उसको सुनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी खुले तौर पे, क्योंकि कई नेता, अब आप देखिए कि चाहे वो कांग्रेस के नेता क्यों ना हो, लेकिन मुसलमानों का नाम लेने से डरने लगे थे, और खुलकर सदन के अंदर मुसलमानों का नाम अगर राहुल गांधी ले रहे हैं तो छोटी बात नहीं है। सुनिए जरा। जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। तो ये अंश है राहुल गांधी का मुसलमानों का जिक्र करते हुए और माइनॉरिटीज के साथ, और वो देश के लिए क्या करते हैं, और वो सारा जिक्र यहाँ इस छोटे से अंश में राहुल गांधी यहाँ कर रहे हैं। ये भाषण का अंश आप तक पहुंचाना जरूरी था। लेकिन आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास ऐसे कई सारे भाषण, और इसी भाषण में उन्होंने शिव जी की तस्वीर दिखाई थी जिसको हटा दिया गया। उस तस्वीर को दोबारा जैसे लाए राहुल गांधी तो उनको हटाया गया, उन्होंने दिखाया भी कि देखिए हटा दिया गया, कैमरा मेरे से बाहर कर दिया गया, ये भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। लेकिन वही शिव धाम बद्रीनाथ धाम में आज बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की जीत हुई है। मैंगलोर उत्तराखंड, जहां तस्वीर एक देखे होंगे, जहां कुछ अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान वोट देने के लिए कतारों में खड़े हैं, और खड़े हुए ऐसे वोटर्स को धक्का मारकर वहां पुलिस प्रशासन जो भी है वो भगा रही है। यह तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी। और उसी मैंगलोर में आज कांग्रेस पार्टी की जीत होती है, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन की जीत होती है। कम वोटों से जीत होती है लेकिन होती है। उत्तराखंड की यह तस्वीर है प्रोफेसर रविकांत जी, यहां से जरा देश की सियासी तस्वीर, असली वजह समझने की कोशिश, एनडीए या बीजेपी की हार की। देखिए राजीव जी, जो आपने कहा कि मैंगलोर काजी मोहम्मद की जीत, वो दरअसल इस देश के संविधान की जीत है। जो लोग रात दिन संविधान को खत्म करने की मुनादी कर रहे थे, उनको इस देश के लोगों ने सबक दे दिया लोकसभा चुनाव में। और अब बद्रीनाथ, तो इधर मैं देख रहा हूं एक स्लोगन बहुत तेजी से चल रहा है, अयोध्या और बद्रीनाथ तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राहुल के साथ, इंडिया अलायंस के साथ अगर मैं भाजपा की भाषा में ही बात करूं
तो राम जी और शंकर जी तो साथ आ गए, इसीलिए मोदी जी को भागना पड़ा उधर उड़ीसा की तरफ। मतलब मैं पिछले दिनों भी कह रहा था कि नरेंद्र मोदी तो वो व्यक्ति हैं जो एक चुनाव हारने के बाद अपना भगवान बदल लेते हैं। जिन्होंने 3 दशक तक राजनीति राम के नाम पर की और वो अयोध्या हारने के बाद जय जगन्नाथ बोलने लगे। पिछले लोकसभा में आपने देखा था क्या हो रहा था। ये बहुत डरपोक लोग हैं। राहुल गांधी ने एकदम दुरुस्त कहा, ये बहुत कायर किस्म के लोग हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी हैं। ये जो पीठ पर वार करने लोग, सामने से इनकी हिम्मत नहीं है। और कायरता का तो पूरा इतिहास इनका है। चले जाइए स्वाधीनता आंदोलन में, माफीनामे का एक बड़ा इतिहास आपको मिलेगा, वो वहां से लेकर के और आपातकाल तक। और जिसको ये लोग संविधान की हत्या दिवस, मतलब इस शब्द को भी कहने में बड़ा दिक्कत हो रही है। आप कैसे बोल सकते हैं? इस पे तो किसी को रिट करनी चाहिए। ये शब्द आ कैसे सकता है? ये विपक्षियों की जिम्मेदारी है। और ये जो उपचुनाव है उसने ये साबित कर दिया है राजीव जी कि देश सबल्टर्न सोशल जस्टिस की तरफ जा रहा है। मैं बहुत जानबूझकर के इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। देश की राजनीति सबल्टर्न सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये अब उपचुनाव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ जो मझोली जातियां, जो कमजोर हाशिए पर पड़ी हुई जातियां गई थी, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। और अब तो उनका जो सबसे मजबूत समर्थक, नीट की परीक्षा में सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोग कौन है इस देश का? अपर मिडिल क्लास। अब वो अधिकांश जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, वो वहां से हटने लगा है। तो अब आप कह सकते हैं, हमने तो वो झांकी देखी थी 24 में लोकसभा चुनाव में, आप यहां से कह सकते हैं कि मोदी युग के अंत की अब शुरुआत नहीं है, अब पूरी तरीके से बिगुल बज चुका है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह या मोहन भागवत कितना भी जोर लगा ले, अब ये तस्वीर पलटने वाली नहीं है। और जब डिक्लाइन शुरू होता है, और ये क्या है, लोग कह रहे थे कि उपचुनाव में देखिएगा अभी फिर बदलेगा। मैं कह रहा हूं कि अगले उपचुनाव में आप देखिएगा क्या होता है। ये जो लाइन खिंच चुकी है, वो लाइन अब बदलने वाली नहीं है, वो धारा बदलने वाली नहीं है। और मैं फिर से कहूंगा कि अब इस देश की राजनीति सबल्टर्न सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ रही है। और उसके सबसे बड़े आइकॉन के रूप में राहुल गांधी आज सामने खड़े हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो डरता नहीं, और अच्छी बात है कि डराता भी नहीं। वो जो स्मृति ईरानी के प्रति भी संवेदना ही नहीं रखते, बल्कि ये कहते हैं कि अगर कोई शब्दों का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है तो वो ठीक नहीं। तो जिसको इस देश को समेट कर चलने, समावेशी राष्ट्रवाद की जो पूरी समझ है, उस नीति को लेकर के चलने की जो सलाहियत है, वो राहुल गांधी है। और ये हिम्मत कि राजनीति के हिसाब से ये सही हो या गलत हो, लेकिन इस देश के अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को पार्लियामेंट के भीतर ये कहना कि वो देशभक्त हैं, क्योंकि इन्होंने 10 साल में जो माहौल बनाया कि ये तो देशद्रोही हैं, जेएनयू में पढ़ने वाले देशद्रोही हैं, जो लेफ्टिस्ट है वो देशद्रोही है, और सबसे अच्छी पहचान तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह का विरोध कर दे वो देशद्रोही। अब तो सीधा फॉर्मूला है कि अगर आप बीजेपी का विरोध करते हैं इज इक्वल टू देशद्रोही। अब उसे पार्लियामेंट में मजबूती के साथ रखना,
कि वो चट्टान की तरह इस देश के साथ खड़े हुए हैं। ये उस पूरे सेकुलरिज्म की, इस देश के संविधान की वो ताकत के साथ उसके प्रति प्रतिबद्धता भी है कि अब इस देश को उसके मूल्यों के साथ, चाहे वो स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य हो, संविधान के मूल्य हो और समाज को बनाने वाले प्रगतिशील जो मूल्य हैं, ये सब मिलाकर के राहुल गांधी की राजनीति में सिमट करके अब सामने आ चुके हैं। और इसलिए अब मुझे लगता है कि यहां से पीछे मुड़ करके देखने की स्थिति नहीं है। ये जो धारा है अब पलटने वाली नहीं है। और आने वाले और उपचुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी नाम का जो भी बुलबुला था वो खत्म हो चुका है। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि लोग आगे जा चुके हैं, लेकिन अब कम से कम परिणाम ये कह रहे हैं कि जो बातें हम लोग कहते रहे हैं वो सच है। और अब ये नरेंद्र मोदी का युग इतिहास बनने जा रहा है। जी राजीव जी बिल्कुल। राहुल गांधी का आप जिक्र कर रहे थे, वो बहुत ही शानदार ट्वीट है, उस पर जितनी चर्चा हो वो कम है, इसलिए क्योंकि लगातार राहुल गांधी के खिलाफ आग उगलती रहीं, जहर उगलती रहीं स्मृति ईरानी, लेकिन राहुल गांधी ने लिखा कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। उनके ट्वीट में है, जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं, ये देखिए, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और श्रीमती स्मृति ईरानी के प्रति बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। ये बात राहुल गांधी ने कल लिखी अंग्रेजी में, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को समझने की जरूरत है, खासकर बीजेपी के नफरती तत्वों को। और आप याद कीजिए कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करने के लिए जब वायनाड पहुंची थी स्मृति ईरानी, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अमेठी में हराया और अमेठी से भगाया, अब वायनाड से भी भगाएंगे। सोनिया गांधी पर कितनी सारी आपत्तियां की उन्होंने और बहुत सारे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां आप लोगों को और बता दूं कि पूरे चुनाव कैंपेन में 13 दिन प्रियंका गांधी, 13 नहीं बल्कि 6 तारीख से 18 तारीख तक रही थी वो अमेठी में, रायबरेली में ज़्यादातर वो अमेठी में रही थी। और एक बार भी स्मृति ईरानी का नाम नहीं लिया था प्रियंका गांधी ने, एक बार भी नाम नहीं लिया था। चाहती तो रोज 3600 बार, 4000 बार, हजारों बार नाम लेकर स्मृति ईरानी को डिफेम करने की कोशिश करती प्रियंका गांधी, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। आज जब 7 राज्यों की 13 सीटों पर अभी जो रिजल्ट आए हैं, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट को आपने देखा, आपने ट्वीट देखा राहुल गांधी का, अभी अभी प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। जरा स्क्रीन पे ले आइए, फिर चलते हैं सीधे गर्ग साहब के पास आएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी भी इस मसले पे अभी अपना विचार रखी हैं, और राहुल गांधी के वो विचार जो हैं वो बहुत खासकर राजनीति में ऐसी शुचिता की कमी है। और राजनेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि किसी के ऊपर जो नरेंद्र मोदी करते रहे हैं सदन के अंदर सीधा का सीधा आरोप, और उन लोगों के ऊपर जो आज इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे ऐसे और भी राजीव गांधी हो। लेकिन यहाँ गांधी परिवार एक अलग अंदाज में, और प्रियंका गांधी वाड्रा लिख रही हैं कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस और इंडिया के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। देश की जनता ये समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला है। जनता को सकारात्मक राजनीति चाहिए जो वर्तमान को बेहतर करे और भविष्य के उज्जवल होने का स्पष्ट खाका तैयार करे। हम युवा भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संकल्पबद्ध हैं। ये प्रियंका गांधी लिख रही हैं अभी से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट, और खासकर आज जो 13 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद ये ट्वीट है। चलिए अब सीधा आना चाहता हूं, गर्ग साहब को सुनते हैं और उनसे भी उनके विचार भी समझें। गर्ग साहब, जरा आपसे समझना चाहता हूं इस रिजल्ट के, बीजेपी की मात्र 2 सीटों के, और उसमें भी अमरवाड़ा की सीट को लेकर अभी थोड़ी देर पहले जब कांग्रेस पार्टी ने 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पवन खेड़ा ने साफ साफ कह दिया कि वहां पर क्या कुछ हुआ। इन सब को लेकर क्या कुछ आपके पास है, क्या कुछ इसमें आप जोड़ेंगे, जरा आपका नजरिया। देखिए, मध्य प्रदेश का तो छोड़ दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में
कांग्रेस का जो निपटान होगा वो पूरा 100% होगा जब भी होगा, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ है और 10वें राउंड तक कांग्रेस वहाँ बताते हैं आगे थी और बाद के राउंड में बीजेपी जीत गई। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ मध्य प्रदेश, आप देखिए कि ऐसा तो संभव नहीं है कि देश के बाकी हिस्सों में एक लहर चल रही है और मध्य प्रदेश में जहर चल रहा हो। तो ये एक षड्यंत्र है और वो कब तक चलेगा कह नहीं सकते, होगा, ध्वस्त होगा। मैं इस चुनाव को 2-3 अलग नजरिए से देखता हूं। वो नजरिया बहुत अलग किस्म इसलिए है कि लोकसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें चली गई थी बीजेपी के खाते में, और वो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद ये हुआ। एक बड़ा धक्का था कांग्रेस के लिए। प्रियंका गांधी ने बड़ी कैंपेनिंग की थी वहाँ। ये जो 2 सीटें जीती है हिमाचल में, एक सीट निश्चित रूप से हार गए, वो एक अलग मुद्दा है, और उसमें 2 में से एक पे उनकी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कांग्रेस की वापसी हुई है हिमाचल प्रदेश में, वो बहुत ही मॉरल बूस्ट करने वाली वापसी है। दूसरा जो मैं इस चुनाव का मतलब आगे के लिहाज से, आगे की पॉलिटिक्स के लिहाज से देखता हूं, वो देखता हूं उत्तराखंड में। आपने जो अभी जिक्र किया काजी साहब का, निजामुद्दीन साहब जो जीते हैं, आप जरा जो मतलब बद्रीनाथ और ये जो मंगलोर है, इसको अलग अलग करके नहीं देख सकते। मतलब मंगलोर हरिद्वार में है और हरिद्वार बद्रीनाथ का रास्ता है, मतलब बद्रीनाथ के चरणों में हरिद्वार है। आप देखिए वहां बद्रीनाथ भी कांग्रेस ने जीती और मंगलोर भी कांग्रेस ने जीती। यहां की 5 सीटें लोकसभा में बीजेपी ने जीती थी। मतलब मैंने पहले हिमाचल का कहा और अब उत्तराखंड का बता रहा हूं, और हिमाचल और उत्तराखंड लगे हुए हैं। अब इसमें दूसरी विशेषता आप देखिए कि काजी साहब को 21,150 वोट मिले। उनके जो सेकंड नंबर पर रहे उबैदुर रहमान साहब बीएसपी के, उनको 13,765 वोट मिले। मतलब मायावती ने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस हार जाए वहां, और बीजेपी के कैंडिडेट को 9,486 वोट मिले। अब आप ये देखिए कि अगर बीएसपी का कैंडिडेट नहीं होता वहां मंगलोर में, तो 21,000 और 13,000 34,000 वोट कांग्रेस को मिलते हैं, और उसके मुकाबले में बीजेपी को 9,000 वोट मिलते हैं। मतलब आप सोचिए कि कांग्रेस को हराने के लिए इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद, और एक मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस का है, उसके खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया बीएसपी ने मंगलौर में, उसके बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार काजी साहब ने जीत दर्ज करवाई। तो हिमाचल और उत्तराखंड ये दोनों बड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए है कि हाल के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जिन राज्यों से कांग्रेस को धक्का लगा, जिसमें कि मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, गुजरात भी है, उनमें जो सिग्निफिकेंट 2 राज्य थे वो उत्तराखंड और हिमाचल थे।
अब तीसरा इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है कि बिहार में जो कैंडिडेट जीते हैं रुपोली से शंकर सिंह, वो इंडिपेंडेंट है और उन्होंने जेडीयू को हराया है। मतलब वहां जो खड़ी हुई थी बीमा भारती, वो जेडीयू से पलायन करके कांग्रेस में आई थी और उन्होंने पूर्णिया आरजेडी में आई थी। आरजेडी में आई थी और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वो हार गई और फिर उनको विधानसभा का टिकट दिया गया और वो फिर खड़ी हुई विधानसभा में। वो पहले वो विधानसभा की सदस्य थी जब वो आरजेडी में गई, उसके पहले जेडीयू से छोड़कर गई थी। इसमें सिग्निफिकेंट क्या है? इसमें सिग्निफिकेंट ये है कि सत्तारूढ़ जेडीयू का कैंडिडेट हार गया वहां। तो जो एक इसमें जो मतलब मैं पंजाब की जीत को, जलंधर में जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई वो तो है ही अपनी जगह, काफी उसके कारण आम आदमी पार्टी का नैतिक जो बल मिला है, या बंगाल की चारों सीटें टीएमसी को गई, मैं उसको भी कोई बहुत वो जीतना ही थी जिस तरह से ममता बनर्जी काम कर रही है, या तमिलनाडु के डीएमके की एक सीट है। ये इंपॉर्टेंट है। मैं जो देख रहा हूं, आपने मध्य प्रदेश का पूछा, तो मध्य प्रदेश तो आप पाएंगे कि वहां आप इस तरह की जबरदस्त सेटिंग है वहां चीजों को लेकर कि वहां, और दूसरा एक जो वहां कांग्रेस के नेतृत्व का जो सवाल है वो तो है ही, और कमलनाथ जी के कारण जो लोकसभा के चुनाव में जो पूरा का पूरा गणित बिगड़ा कि वहां के मेयर सहित तमाम लोगों ने पहले इस्तीफे दिए, फिर रुक गए, फिर चले गए, और नहीं तो कोई संभव नहीं है। वहां की सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास थी, छिंदवाड़ा की। तो अमरवाड़ा की सीट का जाना कांग्रेस के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है, पर इस बार जितनी मेहनत की गई थी वहां और कांग्रेस जिस तरह से जीत रही थी, तो बीजेपी के लिए वहां जश्न मनाने को कुछ नहीं है। बीजेपी केवल ये खुश हो सकती है कि उसने जो भी वहां दावपेच किए हो, षड्यंत्र किया हो, नहीं भी किया हो, मतलब नहीं किया हो, जो भी किया हो, चुनावी जो भी नीति अपनाई हो, उसके कारण उसको जीत मिल गई। इस चुनाव का जो परिणाम है वो बताता है कि मतलब लोकसभा चुनाव के परिणामों के तुरंत बाद उपचुनाव के परिणाम, मतलब 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए और 13 जुलाई को आपको उपचुनाव के नतीजे मिले। नागरिकों ने पुष्टि की है उन्होंने, और पुष्टि ये की है कि हिमाचल के मतदाताओं ने, उत्तराखंड के मतदाताओं ने खेद व्यक्त किया है कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का साथ क्यों नहीं दिया। ये एपोलॉजी है, ये रिग्रेट है, ये करेक्शन है, और ये कॉन्फिडेंस का रेस्टोरेशन है कांग्रेस के लिए कि नहीं, कांग्रेस को निराश होने की जरूरत नहीं है। और वहां जो हिमाचल में वो जो काम कर रहे हैं सुखी जी, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद सीटों के हारने से जो सेटबैक हुआ था। तो ये मैं चुनाव को बहुत बड़ा, अगर आप इसको उल्टा कर लीजिए कि अगर 10 सीटें बीजेपी को मिल जाती आज, तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे होते? प्रधानमंत्री बंबई में क्या भाषण दे रहे होते? अंबानी के यहां शादी में पहुंच के उनके चेहरे पर किस तरह के भाव होते?
मतलब हार कर भी वो झूठ बोल रहे हैं बंबई में, और ये कह रहे हैं कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश हो गया, और अगर जीत जाते तो प्रधानमंत्री वहां क्या करते गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये बहुत अद्भुत है ये काम, और ये दिखाता है कि जो लोगों की नाराजगी है भाजपा के प्रति, वो एक स्पॉन्टेनियस नहीं थी लोकसभा चुनाव में, वो कोई तात्कालिक नहीं थी, वो एक परमानेंट चीज है। और अब आप आगे के चुनाव में देखेंगे, जब जो लोग सांसद बने हैं और जिनकी सीटें विधानसभा की खाली हुई हैं, उसके चुनाव जब होंगे, कई राज्यों में होंगे, जो महाराष्ट्र की और विधानसभा के साथ, हरियाणा की विधानसभा के साथ जो होंगे, तब आप पाएंगे कि क्या किस तरह की चीजें, परिणाम आपको नजर आते हैं। तो ये जो सरकार है उसके लिए, ये तो देखिए, इसमें एक चीज है कि ये इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये जो इन्होंने संविधान की हत्या का दिवस मनाने का जो शगुफा छोड़ा है, वो लौट कर वहीं जाना चाहते हैं जो इनकी जो मूल है इनका, वो कोई नए प्रयोग या नई खोज, इनके कोई नए एजेंडे की खोज या नागरिकों को कुछ नया देने का इनके पास कोई बचा नहीं है। ये वही जहर बांटेंगे, मतलब देश में, और जहर की खेती करेंगे, मतलब जहर बांटेंगे, जहर की खेती करेंगे और जहर को बेचेंगे। हे वो नागरिक अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो ये अमृत भी बांटें तो लोग उसको जहर मानेंगे। इन पर यकीन नागरिकों का खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया है। जी बिल्कुल। और ये परिवर्तन जो है, वो राजीव जी, ये जो परिवर्तन है ना, परमानेंट है। आप एक चीज मानिएगा, ये धीमा हो रहा है, स्लो है, पर ये बीजेपी को खत्म करेगा। और बीजेपी को डरने का केवल एक बड़ा कारण यह है कि 2 व्यक्तियों के कारण, 3 व्यक्तियों के कारण पूरी पार्टी जो है वो एक ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां से वो उबर नहीं पाएगी फिर कभी। जी। राहुल गांधी ने गुजरात में जाके यही तो ललकारा है उन्होंने कि आपके यहां से शुरू हुआ था अयोध्या का आंदोलन, रथ यात्रा अडवाणी जी की, और मोदी जी ने असिस्ट किया था उसको। क्या हुआ? अयोध्या में फ्लॉप हो गए आप, यही कहा ना उन्होंने, आपका अयोध्या मूवमेंट फ्लॉप हो गया, यही तो कहा अहमदाबाद में। बिल्कुल। तो अयोध्या भी फ्लॉप, बद्रीनाथ भी फ्लॉप, इनके सारे तीर्थ स्थल फ्लॉप। ईश्वर की इन पर से कृपा उठ गई है जी। अब इनके साथ भगवान भी नहीं है, मतलब ये कि, और लोग पहले ही कहते थे कि ये शैतान लोग हैं इनके साथ, इनकी पार्टी जो है शैतानों की पार्टी है। तो इसलिए ये जनता भी नहीं और भगवान भी नहीं, कोई नहीं। तो ये बहुत खराब दौर में पहुंचने वाली है पार्टी, और समझ में आ जाएगा ये जो अगले चुनाव तक बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और संविधान बचाओ का नारा आप लोग याद कीजिए कि विपक्ष ने दिया था चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव संविधान बचाओ के अभियान पे लड़ा गया, और वो संविधान का जिक्र भी तभी आया जब बीजेपी के ही लोग कहते थे कि 400 पार दीजिए और हम संविधान बदलेंगे, और कई लोगों के बयान आए। उसके बाद से राहुल गांधी
इसी संविधान की किताब को लेके बार बार घूमते रहे। ये मैं भी रखा हूं अपने पास ताकि बार बार मैं भी दिखाऊं कि ये संविधान की हत्या नहीं बल्कि ये संविधान बचाओ की बात है, इसीलिए इसको अपने पास रखता हूं। तो ये संविधान की किताब बहुत महत्वपूर्ण है और ये इतनी दूर तक बचाओ अभियान ने छेद कर दिया है कि अब वो हत्या तक दिखाई देने लगा है। खैर चलिए उस पर बात हम करेंगे, लेकिन जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी, दिन भर हम लोगों ने आज चर्चा की और उसमें भी सुबह से लाइव हम लोग इसी 13 सीटों को कवर कर रहे थे और आपने बहुत कुछ विश्लेषण किया है, लेकिन एक आपसे भी समझना चाहता हूं असली वजह क्या है इसमें। बीजेपी 2 सीटें, अब देखिए मजेदार तथ्य है और बहुत खुले तौर पे हमारे तमाम साथियों ने यहाँ पर अपनी बात रख दी है, 5 साथियों ने, छठे आप हैं और आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और इसमें मजेदार तथ्य जो ये दोनों राज्य हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश, ये दोनों जगह पे जो 2 सीटें जीती है बीजेपी ने, उसमें देखिए कि आखिरी समय में ऐसा लगा कि चलो अब ये जीत रहे हैं। आप समझिए कि 20 राउंड की, अमरवाड़ा में 20 राउंड की टोटल काउंटिंग थी, 20 राउंड में से 17 राउंड तक कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट 17 राउंड तक नंबर 1 पे रहता है। 18वें, 19वें, 20वें 3 राउंड में वो तीसरे मतलब 18वें राउंड में वो 721 वोटों से आगे आता है, उसके बाद वो 1700 वोटों से आगे आता है 19वें राउंड में, और 20वें राउंड में वो 3200 वोटों से आगे आ जाता है और जीत जाता है अचानक, जिस पर पवन खेड़ा ने बहुत शानदार अपनी बात रखी है। एक बार फिर से पवन खेड़ा की उस बयान को सुना देता हूं और जल्दी से अमलेंदु जी आपका एक छोटा सा बयान और उसके बाद इस चर्चा को तुरंत आगे बढ़ाते हैं। मैं जान रहा हूं समय की कमी है, लेकिन जल्दी से पवन खेड़ा अमरवाड़ा पे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है, जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। तो अमलेंदु जी क्या कुछ कहेंगे? और बहुत सही कह रहे थे श्रवण गर्ग साहब, ये परिवर्तन परमानेंट है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, परिवर्तन परमानेंट है। जो कुछ हो रहा है वो अब स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो जरा अमलेंदु जी, असली वजह क्या है इस बीजेपी के डाउनफॉल की? राजीव जी, बीजेपी के डाउनफॉल की असली वजह नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, और ये भारतीय जनता पार्टी जितना जल्द स्वीकार कर ले उतना भारतीय जनता पार्टी का भला होगा, किसी और का नहीं होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने की तरफ बढ़ना चाहिए और उनके अंदर चीजें बदलनी चाहिए। मैं तो राजीव जी सिर्फ इतना इंतजार कर रहा हूं कि अयोध्या हारने के बाद अभियान चला था कि अयोध्या में जाओ तो वहां से लोगों से सामान मत खरीदना, अपना सामान घर से लेके जाना, पानी घर से लेके जाना। अब ये बद्रीनाथ के लोगों के खिलाफ कब शुरू होना है, ये बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बद्रीनाथ के लोगों के खिलाफ जो शुरू है कि बद्रीनाथ जाओ यात्रा पे तो पानी अपने घर से लेके जाना, खाना अपना लेकर के जाना, बद्रीनाथ के होटलों में मत रुकना, जाकर के कहीं और रुकना, टैक्सी वहां से मत करना। ये अभियान कब शुरू होना है? और इसी तरीके के अभियान कब शुरू होने चाहिए रामटेक के लोगों के खिलाफ भी, नासिक के लोगों के खिलाफ भी, इस तरीके के अभियान शुरू होने चाहिए। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ राजीव जी, बस। और मैं ज्यादा भी अभी नहीं कह सकता, दिन भर बहुत कुछ कह चुका हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अमलेंदु जी, बिल्कुल। और बहुत पते की बात आप कह रहे थे। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत टंडन जी, बहुत कुछ सुन रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रशांत जी, क्या कुछ निकाल के लाए हैं? क्या कुछ है? क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के डाउनफॉल, क्या आपको भी लगता है कि ये अब उस स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है जहां से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत परेशानियां बढ़ने वाली हैं? मैं गर्ग साहब की बात से एकदम सहमत हूँ कि ये जो ट्रेंड है ये इरिवर्सिबल है। जब तक कि बीजेपी कोई ना कोई आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लेकर नहीं आती है,
कांग्रेस के पास भी ये क्राइसिस थी। राहुल गांधी आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लेकर आए, जिसको हमने आप ही के प्रोग्राम में कई बार कहा कि डिसरप्टिव पॉलिटिक्स किया राहुल गांधी ने। ये जो पॉलिटिक्स बीजेपी की डिसरप्टिव पॉलिटिक्स ये आडवाणी ने की थी। ये नरेंद्र मोदी ने इसमें सिर्फ कॉरपोरेट का समर्थन जुटाया और उसका नतीजा हमारे सामने था। लेकिन अब जो परिवर्तन है वो इरिवर्सिबल है। क्यों है? देखिए, हम तो कई कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो लोगों को हम अपने ट्रेनर्स को हमेशा ये बताते हैं, ट्रेनीज को, कि यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अपने बाहरी दुनिया बदल रही है और हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, हम डीबी लाइव में बैठे हुए हैं, हम बाहरी दुनिया को देख ही नहीं रहे हैं कि बाहर की दुनिया, दर्शक क्या चाह रहा है, बाहर का मीडिया क्या परिवर्तन हो रहा है। हम अपनी उसमें फंसे हुए हैं नैरेटिव में। तो बीजेपी वहाँ उस स्थिति में है कि बाहर की दुनिया के परिवर्तन को वो समझ नहीं पा रही है और आरएसएस भी नहीं समझ पा रही है। अभी तक उनका सिक्का चलता रहा, लेकिन उनका सिक्का अब नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा हमारे और साथियों ने भी कहा कि देखिए, संविधान अब एक परमानेंट विमर्श है। और मैं इसी पे, क्योंकि संविधान की हत्या की बात आई है, आपने भी किया है, इस पे ही मैं थोड़ी सी बात रखूंगा जी। कि देखिए, जब तक आज़ादी के बाद की 2-3 पीढ़ियां थी, ये संविधान, राजीव जी, संविधान सभा से बनना नहीं शुरू हुआ। ये संविधान बनना शुरू हुआ गांधी जी के आंदोलन से। ये संविधान तब भी बन रहा था जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहे थे। ये संविधान जलियांवाला बाग में ही बन रहा था। ये संविधान क्रमशः बना है। संविधान सभा ने तो इसको केवल कंपाइल किया है और एक आर्टिकुलेट करके ड्राफ्ट किया डॉक्टर अम्बेडकर ने, और संविधान सभा ने मोहर लगाई। लेकिन वो जो वैल्यूज थी, वो वैल्यूज 2-3 पीढ़ियों तक चली, और तब तक आप देखिए कि आरएसएस आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे ही वो वैल्यूज डाइल्यूट हुई, आरएसएस का प्रभाव बढ़ता गया 80 के दशक में। अब वापस क्या हुआ है कि तमाम जो वंचित वर्ग है, जिसकी बात सबाल्टर्न सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे प्रोफेसर रविकांत, अब उसने संविधान उठा लिया है। शाहीन बाग में मुसलमान औरतों ने संविधान उठाया। अब संविधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सेमिनार और करिकुलम का हिस्सा नहीं है। अब संविधान सड़क का विमर्श है, और ये बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि संविधान बराबरी की बात करता है, मनुस्मृति बराबरी की बात नहीं करती है। और ये मनुस्मृति को नहीं छोड़ पाएंगे, संविधान को अपना नहीं पाएंगे, इनका डीएनए नहीं है। इसलिए जो डॉक्टर गर्ग साहब कह रहे हैं, वो बात में बहुत दम है कि ये इरिवर्सिबल ट्रेंड है और ये बदलने वाला नहीं आसानी, जब तक कि बीजेपी अपने आप को पूरी तरीके से रीइन्वेंट न करे, आरएसएस से अलग हट के। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे चांद में खेती करने की बात। लेकिन एक आखिरी बात, जो मध्य प्रदेश के रिजल्ट है, जो हमीरपुर का रिजल्ट है, देखिए, अब कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बूथ मैनेजमेंट के अलावा काउंटिंग मैनेजमेंट पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। काउंटिंग में बहुत ट्रेंड लोग, जो दमदार हों, जो पोलिंग काउंटिंग अफसर को कानून से लेकर सब नियम बता सकें, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। काउंटिंग सेंटर के बाहर माहौल हो, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर दबाव बना रहे कि वो कार्यकर्ता की तरह काम न कर पाए, तब जाके जो है चुनाव ये निकलेंगे जो चुनाव फंस जाते हैं, जिन चुनाव को प्रशासन के जरिए जिताया जाता है। जैसे मुंबई नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल है कि ओटीपी किसके पास जा रहा था। तो पॉलिटिकल पार्टीज को काउंटिंग के लिए भी कमर कसनी पड़ेगी, राजीव जी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सही बात की। काउंटिंग के लिए भी कमर कसनी होगी, और अगर लंच पे वो जा रहे हैं तो आप भी निकल गए साथ साथ, ये नहीं करना चाहिए और ये समझना होगा। लेकिन संविधान की जो बात आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, उसी संविधान की बात को जरा आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या ये संविधान बचाओ का नारा जो है इतनी दूर तक जा चुका है, जो अब सड़क पे आ चुका है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली का, या संविधान की बात सिर्फ और सिर्फ अदालतों से बाहर निकलकर अब सड़कों पे है, लोगों के बीच है, और इसीलिए यहां सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी है और इसीलिए यह संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत जी ने कि अब संविधान सड़क का विमर्श बन गया है, और ये सिर्फ अचानक नहीं हुआ है। ये बात मैं आप लोगों के साथ, हम सब लोग इस बात को कहते रहे हैं कि पिछले 5 साल से लगातार, और जब से ये खतरा दिख रहा था, 2024-25 आरएसएस का 100वां साल होगा, और आरएसएस का क्या उद्देश्य क्या था उसकी स्थापना का, कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर ने तभी पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में जो लिखा था, उसे इस देश के लोगों को पढ़ना चाहिए। और खास करके जो दलित वंचित तबके के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो तो लगातार इस बात को समझ रहे हैं, पिछड़ा है वो समझ रहा है। तो वही पूरा दिखाई पड़ रहा था, और ये भी लोगों को पता है कि ये जो लोग आज सत्ता में हैं, वो उसी समय से इस देश के संविधान को नहीं चाहते थे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित होता है, और ठीक 3 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में यह लिखा जाता है कि यह संविधान हमें स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार है? क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं। तो आरएसएस के 100वें साल में इन्हें गिफ्ट करना था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, और डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान को खत्म करना, जिसकी शुरुआत हुई थी वो शेंगोल से। लेकिन इस देश के लोगों ने यह तय किया कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वो जो जमीन का विमर्श बन रहा था उन लोगों के जरिए, जिसे आगे चलकर के राहुल गांधी ने खड़ा किया, राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले लिया, और फिर वो इस टेलीविजन की दुनिया में भी आया। उस पर भी जहां वो बात नहीं करना चाहते थे, वहां भी वो विमर्श का हिस्सा बना। और इसलिए आज जो रिवर्स गियर लगा है ना बीजेपी का, वो इसीलिए लगा है, और आरएसएस के 100वें साल में लगा है। सरकार भले ही बना ले गए हो, लेकिन जो मोदी जी सेकुलर शब्द से चिढ़ते थे, वो बोलना पड़ा, बोले बाकायदा। एनडीए की सरकार तो एक अकेला सब पर भारी, छाती कूट कूट करके कह रहे थे। फिर क्या हुआ कि आपको गठबंधन की राजनीति को भी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि आपको तो एक ऐसी सरकार चाहिए थी जिससे आप जो चाहे वो करें, शेंगोल लेकर के चले। अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास डंडा है, एजेंडा नहीं है। ये एजेंडे की जगह पर डंडे से सरकार चला रहे थे, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया कि इससे नहीं, ये देश इससे नहीं चलने वाला है। और यही वजह है कि आज जो नतीजे आए हैं, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। राजीव जी, देशबंधु का जो सर्वे था, वो सर्वे बहुत सटीक था। मैंने इसीलिए एक दिन कहा था कि अब आप सर्वे में ±20% बेईमानी भी जोड़ लिया करिए। जी जी। तो अब जब ये हो रहा है, जिसकी रखवाली करना बहुत जरूरी काउंटिंग में, और उत्तर प्रदेश में जो नतीजा आया था, उसकी बड़ी वजह यह थी कि सनातन पांडे जो चुनाव जीते, उन्होंने तो सीधा डीएम को कह दिया था कि या तो आपकी लाश उठेगी या फिर मेरी लाश उठेगी। जब तक आप इस पर नहीं आएंगे, बेईमानी तो नहीं होने देंगे। हम इस देश के संविधान की और लोकतंत्र की असमत नहीं लुटने देंगे, और उसकी रक्षा में अगर हमें कुर्बानी भी करनी पड़े तो हम तैयार हैं। तब नतीजा आएगा ना। इस देश के लोगों के नाम कटवाए, डराए, डंडे बरसाए, लेकिन उन लोगों का अभिनंदन करना चाहिए,
उन लोगों का सम्मान करना चाहिए कि वो संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े रहे। आप एक परिवार के अगर 4 सदस्य हैं, 2 का कहीं और 2 का कहीं और, फिर भी लोग वोट डालने गए। ऐसे आप इस रूप में देखें कि वो लोकतंत्र के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, कि वो उससे पीछे नहीं हटे। आप कुछ भी, और जो पॉश कॉलोनियां थी, जो इलाके थे, उनमें मैं देख रहा था कि बहुत नजदीकी में छाया भी है, सब कुछ है। धूप में खड़ा किया आपने गरीबों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, क्योंकि आदिवासियों को आप मानते ही नहीं है, दलितों को तो आप इंसान मानते ही नहीं है, वो उनके लिए कीड़े मकोड़े जानवर ये सब है। तो इसलिए आप कभी नोटबंदी की लाइन में लगा देंगे, कभी आप तालाबंदी की लाइन में लगा देंगे। एक अल्फाज नहीं, मणिपुर में जो दृश्य दिख रहे हैं, सच्चाई यह है कि जो संवेदनशील लोग हैं वो दृश्य महसूस करके आपकी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को कभी उफ तक नहीं। मतलब कितना 56 इंच की छाती के भीतर अगर आपके भीतर दिल नहीं है तो ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप मणिपुर के लोगों को विश्वास नहीं दिला सकते हैं। मैं भूल जाता हूं कि चलिए राजनीति होती है, मैं मानता हूं, और सत्ता के लिए होती है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन जब देश जल रहा हो, मणिपुर जल रहा हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे, तब तो खड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा होता है तो फिर उसे निर्लज्ज के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देश ऐसे लोगों को नहीं स्वीकार कर सकता। तो राजीव जी, ये जो शुरुआत है ऐसी परिस्थितियों में जहां सब कुछ रावण रथी विरथ रघुवीरा, कुछ नहीं है विपक्ष के पास, और यहां ईडी सीबीआई हम लोगों ने देख चुके हैं, चुनाव आयोग भी देखे हैं, सारी एजेंसियां, सारा सिक्योरिटी का तंत्र और डंडा तंत्र भी, सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत खामोश लोग जिन्हें अपने देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, अपने अधिकारों को बचाना है, अपने बच्चों की शिक्षा, उनके रोजगार को बचाना है, अपने जीवन की गरिमा को बचाना है, वो लोग खड़े हुए हैं उस विपक्ष के साथ जो निहत्था है, जो सर पर कफन बांध करके खड़ा हुआ है। क्या मोदी जी ईडी भेजो या हमको जेल भेजो, लेकिन लोगों के साथ हम खड़े होंगे। और यही वजह है कि आपको ये नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं। और ये शुरुआत जो लोकसभा में हुई, और अब इसको बढ़ना ही है, अब इसमें रिवर्स गियर नहीं लगने वाला, इसमें कोई तो राय नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक कमेंट आ रहा है कि लगता है आज इन चुनाव आयोग छुट्टी पे था, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया है इंडिया गठबंधन को। तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के 13 की 13 सीटें आ जाती, उसमें एक इंक्लूडेड रुपौली की जो सीट है निर्दलीय की, तो 13 की 13 सीटें आती अगर आज चुनाव आयोग छुट्टी पे होता तो। चलिए खैर, आना चाहता हूं मनोरमा जी आपके पास जल्दी से। मनोरमा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा हो रही है, इसकी चर्चा बहुत होनी चाहिए, और वो है संविधान की बात। और संविधान आज से चर्चा इसकी नहीं हो रही है, चुनाव से पहले, और संविधान का जिक्र चुनाव से पहले बीजेपी ने छेड़ा था, और उस बात को कि संविधान हम बदलना चाहते हैं, सत्ता पक्ष ने कहा, और इधर विपक्ष का कहना था कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं। ये बदलना और बचाना की लड़ाई जो है अब हत्या तक पहुंच चुकी है। कैसे इसको देखती हैं आप? जी, मोदी जी एक बात तो है, बहुत लकी हैं, क्योंकि जिसको सरदार पटेल ने जिस संगठन को कहा था कि भंग कर देना चाहिए, उसको जो है संविधान के तहत ही उन्होंने जो संविधान की मूल बात है उसके खिलाफ वो पार्टी थी, जिसके कारण उसकी जो वैधानिक मान्यता है उसको खत्म कर देने की बात पटेल ने की थी। उस पार्टी का 100 साल पूरा हो रहा है, और मोदी और आरएसएस चाहता था कि बड़े स्केल पर उसका जो है समारोह हो। तो अगले साल साल है 2025, और 100 साल बहुत जोर शोर से मनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये एक अच्छी किस्मत है आरएसएस की भी, मोदी की भी, कि 100 साल वो उनकी सत्ता में जो है आरएसएस के बनने जा रहे हैं। और अगले साल से ही ये लोग शुरू कर रहे हैं 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में।
तो ये है एक जो है संकेत के तौर पे वो रखना चाहते हैं, उसको स्थापित करना चाहते हैं अपने आप को, जबकि ठीक इसके उलट है। लेकिन ये बात भी सही है कि आप देखिए इस तरह की जो भी पार्टियां रही है, आज हिटलर अपने बहुत उरूज पे था, उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। मुसोलिनी भी अपने उरूज पर था, बहुत प्रभावित किया। लेकिन आज 100 साल हो गए उनकी पार्टी जो है उठी नहीं है। अभी एक मेलोनी इटली में है जो अपने इस पास्ट को लेकर के कि वो फासिस्ट पार्टी से रिलेटेड थी, उस पर वो रो चुकी हैं। जब वो इस घेटों में गई थी तो वो रो चुकी थी और उन्होंने उस कानून का पूरी तरह से उसकी सख्ती से मलामत की जो कि रेशियल लॉज थे बने हुए थे वहां पर। तो आप समझ सकते हैं इसकी परिणति 100 साल के, आप उस इतिहास को देखिए जो दुनिया जिसको सबसे क्रूरतम, सबसे इस तरह की जो पॉपुलिस्ट सरकार होती है, जो नस्ल और धार्मिक भेद और फर्क और नफरत के आधार पर खड़ी की जाती है, उनकी परिणति हम 100 साल के इतिहास में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। जब वो एक बार सत्ता से जाने के बाद वो उठती नहीं है। जहां जर्मनी में इस तरह की बातें होती है, मैं अभी एक बच्चे से बात कर रही थी कि स्वास्तिका अगर कोई अभी यूज कर लेता है इस तरह का सिंबल तो पुलिस आ जाती है और हेल हिटलर कहने पर कानून का मसला बन जाता। हालांकि ये अलग बात है कि फिर से पॉपुलिज्म अपना जो है सिर उठा रहा है यूरोप में भी, जबकि नौकरी के खतरे और जो है पॉपुलेशन जो है उसका जो रेशियो है वो गड़बड़ाने के खतरे, ये तमाम चीजें जो है वो डर पैदा कर रही है। पॉपुलिज्म फिर से जो है वो सिर उठा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि संवैधानिक रूप में, कानूनी रूप में उनकी स्थिति यही है। तो आखिर में सैचुरेशन पॉइंट आता है भारत में भी इन सारे मुद्दों को लेकर के। तब ये सरकार जो है पिछले 10 साल से सत्ता में रही है, अगला 5 साल और होगा, 15 साल की सत्ता है। इस 15 साल में 10 साल बीतते बीतते बड़ी मुश्किल से सत्ता बची है, सत्ता अभी चल रही है। और इसमें भी तमाम तरह के जो है हमने विपक्ष को, भारतीय लोकतंत्र में वो ताकत है जिसने इसको उस तरह से एक दिया है, एक जो हस्तक्षेप का मजबूत माध्यम दिया है। तो वो हस्तक्षेप हम देख रहे हैं और वो हस्तक्षेप प्रभावी है और किस तरह से अपना प्रभाव उस पे कर रहा, उसके परिणाम हम अब शुरुआत है, अभी पहला सत्र की बात हो रही थी और हम इसके सारे असर को देख रहे हैं। तो ये चीजें हैं, एक सैचुरेशन पॉइंट है, उसके बाद इनके पास करने को कुछ नहीं है, नैरेटिव नहीं है। और तब तक इनकी जो उपलब्धियां हैं, अब इनइक्वालिटी का रिपोर्ट आया, आप देख ही रहे, 150% जो भारतीय हैं, अंबानी की शादी का अनंत जो है वो सिलसिला सेलिब्रेशन का चल रहा है, पानी की तरह पैसा बह रहा, और 50% आबादी है जिसकी आय जो है, मानसिक आय, वो 5,930 रुपए मात्र है भारत में। ये सब कैसे कंपनसेट होगा? इस तरह से जो अश्लील फुहर प्रदर्शन, दौलत का एक तरफ और एक तरफ में इस तरह की आबादी जिसके पास बेसिक चीजें नहीं है, तो सरकार या तो मुहैया कराएगी या लोक कल्याणकारी स्टेट जो सोशल जस्टिस के मसले पर उस पर आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक बड़ी आबादी जो बुनियादी सुविधाएं उससे भी महरूम है और उसमें वो नए उम्र के जो है जो आबादी है उसकी संख्या ज्यादा है और उसको आप कब तक आप उनकी नीड का समय ज्यादा है, वो सारा कुछ है। उनको एक लंबे समय तक उनको सॉलिड इनकम का जरिया चाहिए जिससे कि वो खा कमा सके, अपना घर परिवार चला सके, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो आप ऐसी आबादी को कब तक इस तरह से रखेंगे जिसके पास ना रोजगार का कोई सीधा साधा रोड मैप है, ना ही कुछ है। तो मोदी के सारे नैरेटिव जो है वो फेल हो रहे। आने वाले दिन उनके लिए और चुनौतीपूर्ण है। या तो उनको एक मतलब चाहे मरता ना क्या करता है उसके तौर तरीके पे सोशल जस्टिस पे आकर के काम करना पड़े और संविधान को लेकर के वो उनको संरक्षक बनना पड़े, खुद को दिखाना पड़े कि वो बड़े संरक्षक हैं संविधान के, या फिर जो है मतलब उनका ये सारी चीजें जो है वो होंगी, खोखली साबित होंगी, या फिर उसका पर्दाफाश होगा। तो ये तमाम चीजें उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन या विपक्ष की जो राजनीति है, उनके पास ये मौके हैं तमाम चीजों को जो उन्होंने करेक्ट करके सब चीजों को, भारतीय लोकतंत्र को एक सही रास्ते पर लाया, राजनीति को फिर से वापस जो है विमर्श और इन सब के उनको केंद्र में रखा है। तो इसको एक जो है स्थायित्व देने की जरूरत है और इसको जो है एक सॉल्यूशन के तौर पर लंबे समय तक इसको कैरी करने की जरूरत है, जिससे कि उम्मीदें बढ़े और लोगों को ग्राउंड पर ये नजर आए कि इसका फर्क पड़ेगा और इनसे जो है असर होगा। जी जयशंकर जी, क्या आपको भी लगता है कि ये जो संविधान का मामला है ये अभी भी आने वाले समय में भी ये आगे बढ़ेगा और तब जबकि
बीजेपी बार बार, अब अगर बीजेपी चाहती तो इस मसले को दबा सकती थी, संविधान हत्या दिवस न लाकर और इस पर चर्चा न छेड़ के, क्योंकि अगर हत्या शब्द जोड़ा गया है 25 जून 1975 का जिक्र करते हुए आप कांग्रेस को डिफेम करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप, और उसमें संविधान को ला रहे हैं, तो ये बात आप बार बार याद नहीं दिला रहे हैं। क्या आप सड़क पर चल रहे लोगों को, जिन लोगों ने अब संविधान की किताब हाथ में लेकर और उस पर बहुत गहराई से सोचना शुरू कर दिया है, उनको नहीं छेड़ रहे हैं? और क्या यहां से एक उस दिशा में जाते हुए बीजेपी नहीं दिखाई देती जहां गलतियां जो हैं और ज्यादा हो? नहीं राजीव जी, देखिए, आपातकाल और संविधान, इस पर अलग से थोड़ी चर्चा होनी चाहिए और लंबी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही गलत राग छेड़ दिया है। तो जैसा मैंने पहले ही राउंड में कहा था जी, भाई अगर हत्या हो गई तो फिर संविधान पे चर्चा किस बात की कर रहे हैं, किसके कौन से संविधान की कर रहे हैं? आपने तो मान लिया ना कि उसकी हत्या हो गई। जब हत्या हो गई तो क्या फिर से वो जीवित हो गया? क्या, कैसे जीवित हो गया, ये तो आपको बताना होगा। इमरजेंसी लागू हुई थी, संविधान के प्रावधान के हिसाब से लागू हुई। हम लोग उसके खिलाफ थे, श्रवण गर्ग जी भी थे, हम तो जेल में थे, हमारे पिताजी भी जेल में थे, लेकिन उसमें जिस तरह से माफीनामे हुए तो माफी दिवस भी बनाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने 3 चिट्ठियां लिखी इंदिरा गांधी को माफी मांगते हुए। इंदिरा गांधी ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो जो उसमें सरकारी संत हो गए थे, संत विनोबा जी, उनको कई चिट्ठियां लिखा कि बाबा आप ही कुछ करवा दीजिए, हमारा आला वाला, हमारे लोग जेल में रो रहे हैं, कलप रहे हैं, उनको बाहर निकलवा दीजिए। फिर भी बात नहीं बनी। शंकर राव चौहान को, जो उस समय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनको चिट्ठियां लिखी और बाकायदा तय हुआ कि ये माफीनामा आप लोग भर के दीजिए, अगर उस पर जेन्युइन लगेगा, केस टू केस डिस्कस होगा तो ठीक है, आप लोगों की रिहाई हो जाएगी। तो सावरकर से जो माफीनामा शुरू हुआ था, वो माफीनामा आपातकाल में चलता रहा। भाई मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों को ये बताना चाहिए कि इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी बाहर क्यों रहे, कैसे रहे? अपने फिरोज शाह रोड के बंगले में रहते थे और कनॉट प्लेस में काकेडा में जाकर के अपना भोजन पदार्थ लेते थे। ये कैसे संभव हो सका? तो ये चीजें हैं। दूसरी बात, उसके बाद लगातार आपने संविधान की हत्या करने के प्रयास किए। देखिए, हम हत्या नहीं मान सकते हैं, हत्या का प्रयास करते रहे। जनता पार्टी की सरकार बनी जो लोकतंत्र के गर्भ से निकली थी, आपातकाल के गर्भ से निकली थी। उसने पहला काम किया कि जो 9 कांग्रेसी सरकारें थी उनको बर्खास्त कर दिया बिना किसी कारण के, सिर्फ इसलिए कि साहब इमरजेंसी में, आप इमरजेंसी के खिलाफ जनादेश लेके जनता पार्टी की सरकार आई है, इसलिए अब इन राज्यों में भी फिर से चुनाव होना चाहिए। क्या मतलब था? जो लोग मीसा का विरोध करते थे उन्होंने मिनी मीसा की पैरवी की। टाडा पोटा और सबका बाप यूएपीए ले आया, आप लाए, कौन लाया? 5 साल तक इस देश की लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं रहा। ये संविधान की हत्या का प्रयास है कि नहीं है? जयशंकर जी अभी भी नहीं है, और होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अभी भी नहीं होगा। देखिए, अभी भी जो बजट सेशन का भी जो आ रहा है, उसमें भी कोई प्रोग्रामिंग नहीं आ रही है कि उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। संवैधानिक संस्थाओं की जिस तरह से हत्या की गई है, जुडिशरी को जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, जो जज फैसला देता है सरकार के पक्ष में, वो राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट हो जाता है। 5 जजों ने जो फैसले दिए थे राजीव जी, अयोध्या मामले में, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के मामले में, उन 5 को उपकृत किया सरकार ने। 5 जजों को, एक राज्यसभा में गया, एक एनसीएलटी का चेयरमैन, एक वो महाराष्ट्र में कौन लीगल यूनिवर्सिटी है उसका वाइस चांसलर, एक चीफ जस्टिस, एक गवर्नर, आंध्र में मेरे ख्याल साहब अभी भी होंगे वो। ये सारे काम किए। जो कार्यपालिका थी उसका जिस तरह से मिसयूज किया, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को बीजेपी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, ये है संविधान की हत्या के प्रयास हैं और वो लगातार जारी है। जैसा अभी
प्रशांत कह रहे थे ना, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। जस्टिस एम वेंकटचलैया के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। वो किस लिए बनाया था? जो संघ के जो बौद्धिक लोग हैं उन्होंने संविधान के बारे में लिखना शुरू कर दिया कि अरे इसमें तो ऐसा है, इसमें तो ऐसा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए भाई? सबसे पहले अनंत हेगड़े ने कहा कि संविधान बदल देना चाहिए, अब समय आ गया है। फिर इनके पार्टी के बड़े नेताओं ने और उम्मीदवारों ने जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, उन्होंने कहा कि साहब हमको 400 MP चाहिए, इसलिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। मोदी जी सफाई देते रहे कि नहीं साहब कौन कर रहा है, ये गलत प्रचार है, दुष्प्रचार है। अरे भाई अगर दुष्प्रचार है तो आपने अनंत हेगड़े के खिलाफ क्या एक्शन लिया? लल्लू सिंह के खिलाफ क्या एक्शन लिया? अरुण गोविल के खिलाफ क्या एक्शन लिया? तो वही है ना कि चोर से कहो कि चोरी करो और घर वाले से कहो भैया जागते रहो, तो इसका क्या मतलब है? देखिए सच बात तो यह है कि विपक्ष ने भी संविधान बचाओ के मामले को आधे अधूरे मन से स्वीकार किया। राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया, उसका प्रतिफल उत्तर प्रदेश में निकल करके आया। लेकिन यह बात बिहार में नहीं हो पाई, ये बात दिल्ली में नहीं हो पाई, ये बात मध्य प्रदेश और कर्नाटका जहां मनोरमा रहती है वहां पर भी नहीं हो पाया। वहां भी अगर आप इसको इशू बनाते कि देखो भैया संविधान खतरे में है, संविधान को ये सब नष्ट कर देंगे, इसलिए 400 सीट मांग रहे हैं, इसलिए अनंत हेगड़े कह रहा है, अगर ये बातें निकल करके आती और अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पे बैठ करके बात बोलते, अगर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक मंच पर आकर के बोलते, कहते भैया संविधान खतरे में है, मुख्यमंत्रियों को जिस तरह से जेल में डाला जा रहा है, राजनीतिक विरोधियों को जिस तरह से उठा उठा करके बंद किया जा रहा है, और जो भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोपी हैं जिन पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं, जिसको प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, मतलब जयशंकर गुप्ता या राजीव रंजन श्रीवास्तव आरोप नहीं लगाते, श्रवण गर्ग जी नहीं लगाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते हैं, भोपाल की सभा में लगाते हैं। उसको आप राज्यसभा में लाते हैं, उसको आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने बगल में बैठाते हैं और कहते हैं साहब भ्रष्टाचारी हमारे अगल बगल में दिखना नहीं चाहिए। कमाल है। मैं अभी गुजरात में था राजीव जी, जो संस्थागत भ्रष्टाचार का कोई स्वरूप देखने को मिला तो वो हमको गुजरात में मिला। जो भ्रष्टाचार की कमाई है, जो रिश्वत तय होती है, उसका बाकायदा EMI फिक्स होता है। अगर आप तुरंत नहीं दे सकते हैं एक साथ तो ठीक है, आपकी उसमें EMI फिक्स हो जाएगी और EMI पर भी इंटरेस्ट लगेगा। ये बातें हम सुनकर के आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये काम गंभीरता से अपोजिशन ने, विपक्ष ने बिहार में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, उड़ीसा में भी अगर इसको बनाया होता, इशू चुनावी मुद्दा बनाया होता और बताया होता कि कैसे कैसे इस संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। मैंने शुरू वाले कहा था, पहले वाले टर्म में जी, ये फासिस्ट लोग हैं, इनके दिमाग में फासिज्म है। जो बता रहे थे ना कि 1949 में रविकांत बता रहे थे, ऑर्गेनाइजर का जो लेख था, शुरू से ही था भाई। 1942 में जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो कांग्रेस ने जब ये नारा दिया था, तो उस समय RSS के लोग, उस समय के जो संघ के सरसंघ चालक थे MS गोलवलकर साहब, गुरु जी जिनको कहते, तो उनके पास बैग, साहब हमको क्या करना चाहिए, हमको भी भाग लेना चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, हमको अंग्रेजों से अभी लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे असली दुश्मन है, अंदरूनी दुश्मन है, वो है मुसलमान और कम्युनिस्ट, तो हमको इनसे लड़ना चाहिए। आप देख लीजिए 1942 की बात, और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये है एजेंडा है कम्युनिस्टों के विरोध में और अकलियत यानी मुसलमानों के विरोध में, ये वही 42 से लेकर के आज तक है। मतलब जो उस समय से चला आ रहा है उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और मनुस्मृति, हमने तो 2 बार कहा जब टीवी और भी कहीं बात हो रही थी, हमने कहा कि भाई मैं उस दिन मोहन भागवत के पैर छू लूंगा अगर नागपुर में रेशम बाग के अपने मुख्यालय में मनु संहिता को आग लगा दें, मनुस्मृति को आग लगा दें, कह दें कि हम सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग हैं, हम अंबेडकर साहब की बात मानने वाले हैं, हम भारत के संविधान की हिफाजत करने वाले लोग, अगर कह दें, मैं पैदल जाने की कोशिश करूंगा नागपुर। लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि लोग इनकी जो वर्ण व्यवस्था में है, जो जिस तरह से मनु संहिता है, जहां दलित को आदमी नहीं मानते, आदिवासी को आदमी नहीं मानते, आदिवासी के चेहरे पे इसी मध्य प्रदेश में पेशाब कर दिया ना लोगों ने,
क्या हुआ उसमें? जब भाजपा चुनाव जीत के आता आ है तो गई। दलित हिंदू हाँ वही जीत के भी आ गए। जी जब चुनाव होता है तो दलित और आदिवासी हिंदू हो जाते हैं और ये हिंदू हृदय सम्राट हो जाते हैं। जी और जब चुनाव खत्म हो जाता है, चुनाव के दौरान भी दलितों के साथ अगर वो मंदिर में चला गया, अगर उसने कोई बढ़िया कोई सामाजिक कार्य परोध कर दिया, घुड़चढ़ी हो गई, शादी हो रही है, घोड़े पे उसका दूल्हा चढ़ गया, जी तो क्या लोग क्या करते हैं? तो इसलिए राजीव जी देखिए असल बात यही है कि जैसा श्रवण जी ने कहा, उसको बाकी मित्रों ने भी किया है, अब ये रिवर्स नहीं होने वाला, अभी चलेगा, ये प्रोसेस जो है चलेगा और धीरे धीरे ये वहीं जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। जी वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि अब हिंदू मुसलमान सबके दिमाग में आ गया कि यार ये साला ये सिर्फ ये लोग क्या करते हैं कि हिंदू मुसलमान करके हमको आपस में लड़ाते रहते हैं, अपना माल मलाई खाते रहते हैं। जी कभी जैसा क्यों नहीं नेतृत्व करते हैं किसी रामनवमी के जुलूस का? क्यों नहीं कांवड़ यात्रा वो भी लेकर के जाते हैं? क्यों नहीं भाजपा के बड़े नेताओं जो होते हैं, उनके सवर्ण नेता जो है, वो लोग जाकर के अपना ये सब काम करते हैं? तो दंगा करने के लिए ओबीसी, दलित उसका इस्तेमाल करिएगा, आदिवासी का इस्तेमाल करिएगा, वो लोग अब समझने लग गए। मैं जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो उस समय हम जब गए थे उत्तर प्रदेश में, महिलाएं मिल रही थी, उन्होंने जो महिलाएं पहले कहती थी कि साहब मोदी जी ने हमको 5 किलो अनाज दिया, हमको रसोई गैस दिया, हमको शौचालय बनवाया, वो महिलाएं कह रही थी कि हमारे बाबा साहब का, अम्बेडकर का संविधान ये सब बदलने वाले हैं, छीनने वाले हैं, हमको जो बराबरी का ये मिला है, दर्जा मिला है, हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं, वो सब भी खत्म कर देंगे, ये होने जा रहा है। ये बात घर घर तक पहुंच गई थी। अगर यही बात दिल्ली में भी, मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी और अन्य राज्यों में भी पहुंच गई होती, सिरे से अगर पहुंच गई होती, तो 240 नहीं, हमको लगता है 150 तक सिमट जाते, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होती। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। बहुत कुछ आप सुन चुके हैं हम तमाम साथियों के। प्लीज, मैं सवाल नहीं रख रहा हूं, लेकिन बहुत कुछ है, मैं जानता हूं आपके पास। प्लीज अपनी बात रखिए। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। एक तो आपने संविधान को लेकर बात की, सभी लोगों से सवाल किया, आपातकाल के बारे में बात की। चूंकि अब हम तो देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, जयशंकर जी भी उसके गवाह हैं, इसलिए उस बारे में क्या बात कहें। क्या होता है राजीव जी कि कई बार गांव में जो बच्चा होता है ना, वो रस्सी को, सांप को रस्सी समझ के गले में पहन लेता है, और सांप भी गले में पड़ा रहता है, क्योंकि या तो सोया रहता है सांप, या वो भी जानता है कि ये किसी बच्चे ने डाल लिया है गले में, या किसी मूर्ख ने डाल लिया है। सांप पागलों को नहीं काटता है, वो पागल अगर गले में पहन ले तो नहीं काटता है। ये इन्होंने सांप गले में डाल लिया रस्सी समझ के, संविधान इनके गले में पड़ गया है, क्योंकि ये अपराध भाव से ग्रसित हैं संविधान को लेकर। और अपराध भाव ये है कि राहुल गांधी ने उसको चुनाव का मुद्दा बना दिया था, तो इनको लगा कि जो असली मुद्दा है इनकी सीटें कम होने का, वो संविधान है। इनको ये लग गया, अगर राहुल गांधी संविधान के अलावा किसी और चीज को मुद्दा बनाते तो ये उसको गले में डाल लेते। तो ये इनके साथ दिक्कत ये है कि ये बिना समझे बूझे इन्होंने किसी के कहने पर, अपने एडवाइजरों के कहने पर संविधान को डाल लिया। अब चारों ओर से छिछालेदार हो रही है कि क्या गांधी जी की हत्या के दिन को शहीद दिवस के बजाय, बलिदान दिवस के बजाय गांधी हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए देश में। तो परेशान हो गए ये लोग। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि इनके पास जवाब नहीं देते बनेगा कि अगर नागरिक उस चीज पर उतर आएंगे कि नोटबंदी दिवस मनाया जाए देश में,
या लॉकडाउन दिवस मनाया जाए देश में, या कोविड दिवस मनाया जाए देश में। आप फ्लोट कर दीजिए अपने चैनल से आइडिया जी कि देश में ये 10 तरह के दिन मनाए जा सकते हैं, कोविड दिवस, हाँ, और तमाम तरह के, नोटबंदी दिवस, जी नोटबंदी दिवस, परेशान हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा दूसरी चीज पर आता हूं, वो चीज अलग है। राहुल गांधी के सामने संकट, लड़ाई बहुत बड़ी है। वो बड़ी ये है, या राहुल गांधी कहें या इंडिया अलायंस कहें, कि वो बीजेपी और आरएसएस दोनों पर हमले कर रहे हैं एक साथ। अब इसमें पेच ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी झगड़ा चल रहा है और बीजेपी के अंदर भी चल रहा है। मतलब बीजेपी में यह चल रहा है कि योगी को हटाना है, और बीजेपी और आरएसएस के बीच में यह चल रहा है कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, और वही चीज राहुल गांधी भी कह रहे हैं। पर जब राहुल गांधी हमला करते हैं बीजेपी और आरएसएस पे, तो आरएसएस और बीजेपी एक हो जाते हैं। जैसे अंबानी की शादी में भागवत और मोदी एक हो गए, है ना, वहां दोनों पहुंच गए, और अनंत अंबानी दोनों के पैर छू रहे हैं। और गडकरी साहब कह रहे हैं गोवा में जाके बीजेपी की मीटिंग में कि भारतीय जनता पार्टी को वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो कांग्रेस ने की थी। अब वो ये नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या गलतियां की थी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर बता देंगे तो मोदी जी छुट्टी कर देंगे उनकी। वो जो गडकरी साहब ने जो पुल बनाया है महाराष्ट्र में, उसमें दरारें तो दिखवा दी उन्होंने नेशनल मीडिया पर। जो बॉम्बे पुणे हाईवे पर और तमाम एक्सप्रेसवे पर जो दरारें आ गई हैं, वो तो दिखवा दी कि ये गडकरी साहब ने ये बनवाई है। मतलब भ्रष्टाचार किया गडकरी साहब ने। इंडिया अलायंस को इस समय ये जो चल रहा है बीजेपी आरएसएस और बीजेपी के अंदर, ये और इंडिया अलायंस पूरी तरह से यूनाइटेड है, एकजुट है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्ट्राइक करने की, और वो स्ट्राइक आप तभी कर सकते हैं जब कांग्रेस एक स्ट्रांग विकेट पर हो, कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस और मोदी ने जो कांग्रेस की दुखती रग पर जो हाथ रखा, वो ये कि जैसे अमरवाड़ा की जो हार है, वो एक विधानसभा के उपचुनाव की हार नहीं है, वो बहुत बड़ी हार मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए कि आप लगातार हार रहे हैं वहां, और लोकसभा में भी पूरी सीटें आप गंवा चुके और उपचुनाव भी गंवा चुके। तो ये इसमें बहुत सारी लर्निंग है कि ये कि कांग्रेस को अपने जो गढ़ हैं, जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, गुजरात में तो उन्होंने चुनौती दी कि वो हराएंगे। राजस्थान में तो दिखाया सचिन पायलट ने, दम दिखाया। आपने देखा उत्तराखंड और हिमाचल का, मैंने बताया कि कैसे रिवर्स किया है। ये अगर हो जाए और अभी जो उपचुनाव होंगे कि कुछ लोग जो विधानसभा की सीटें खाली होंगी जहां फिर से चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में भी होंगे शायद, जो लोग सांसद बन गए हैं, और महाराष्ट्र में और हरियाणा में और झारखंड में ये एक अपॉर्चुनिटी है आखिरी धक्का देने की।
ये जो बीजेपी है तो सत्तारूढ़ दल है, इसको आखिरी धक्का देने। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो फोकस है राहुल गांधी का वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फोकस चेंज करने का मतलब है कि अब उनको अपनी जो ताकत है कहाँ लगानी पड़ेगी, कहाँ लगानी चाहिए। हम सलाह तो दे नहीं सकते उनको कोई कि भाई आप ये करिए वो करिए, सलाहकार भी नहीं है और न कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। पर जो नजर आ रहा है, जो मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं तो हमको जो मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, या छत्तीसगढ़ में भी यहाँ बैठ के नजर आ रहा है, या गुजरात का भी यहाँ से दिखता है, या राजस्थान का भी यहाँ से दिखता है, वो हमको लगता है कि ये जो कांग्रेस के जो राज्य हैं वहाँ सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो मतलब इसमें मेरा एक इशारा ये भी है कि राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर चले गए, अब वो थोड़ा सा उनको अपना थोड़ा सा फोकस कहाँ लगाना, फोकस को कहाँ केंद्रित करना चाहिए, थोड़ा सा वो एक इसमें मुद्दा है। क्योंकि उपचुनाव में ये जो जीत हुई है राजीव जी, इसमें राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है, न प्रियंका गांधी का है। ये लोग इन्होंने ये कोई प्रचार के लिए नहीं गए थे कहीं पे, जनता ने हराया है बीजेपी को। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, तो जनता अगर हराने के लिए तैयार है तो घोड़ा दरवाजे पे खड़ा है और आप उस पर सवार नहीं होना चाहते हैं तो अब इसमें क्या करेंगे आप? सही बात है। हाँ बिल्कुल। तो हराना चाहती है जनता और वो बार बार आपको कह रही है कि हम हराना चाहते हैं। तो अब वो आप अगर विपक्ष अपना नैरेटिव चेंज कर ले और बताए जनता को, राहुल गांधी बता रहे हैं अकेला आदमी है जो बंबई शादी में नहीं गया, बाकी सब सारे नेता पहुंच गए इंडिया अलायंस के। नीतीश कुमार भी नहीं गए, हालांकि उनका मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं उनको वहां, मुझे नजर तो नहीं आया, मायावती भी नजर नहीं आई। तो ये कुछ हैं इस तरह के नेता जो अभी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं और उनको सलाम करना चाहिए कि वो अभी उन्होंने खूंटा छोड़ा नहीं है अपना। ये एक मौका है, बहुत बड़ा मौका है और जनता तो बिल्कुल तैयार बैठी है। क्या स्ट्रेटेजी में कैसा नैरेटिव को कैसे चेंज करना, ये बहुत जरूरी हो गया और वो चेंज कर लेंगे तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। नहीं तो जनता तो अपना काम करेगी। देखिए जनता तो हराने का काम करेगी। जनता भरोसा नहीं बैठी है किसी नेता के, वो तो हरा के ही दम लेगी। वो थोड़ा सा देर हो सकती है, जल्दी हो सकती है, पर जनता ने तय कर लिया और वो समझ में भी आ गया। आरएसएस के तो समझ में आ गया है, मोदी जी के समझ में नहीं आया। सही कह रहे हैं। बंबई में उन्होंने जो कहा आज वो सुने अगर आप, तो अभी भी वो तो हाथी पे सवार है क्या, इसलिए उनको उतारना जरूरी है हाथी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो बहुत कुछ हम लोग पिछले लगभग 1.25 घंटे से इस कार्यक्रम में, और बहुत सारी बातें आज के रिजल्ट से लेकर उपचुनाव में 13 सीट, 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव, उसमें से 2 सीट किसी भी तरह से कहें तो बीजेपी जीती है, लेकिन ये दोनों सीट भी बीजेपी हार सकती थी अगर खासकर इन दोनों जगहों पर कांग्रेस थोड़ा अलर्ट रहती तो परिस्थितियां कुछ और बनती और आज क्लीन स्वीप होता। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इंडिया की आंधी रही आज, और ये आज का दिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानियों भरा दिन था। लेकिन इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी का जिक्र जब आता है तो आज भी वो शायद पता नहीं क्या चीज पे सवार हैं, अभी कह रहे थे गर्ग साहब, और बहुत महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी हों या उनके साथी हों जो आज सत्ता पक्ष के लोग हैं लेकिन एक ट्रेंड जो है वो ये बताता है कि 370 या 400 पार का नारा देने वाली पार्टी
आज 240 पर सिमट के रह गई और वो 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई। क्या ये ट्रेंड और आगे बढ़ेगा? आज का चुनाव तो यही बताता है, जो रिजल्ट सामने है। और इसके बाद अब 4 राज्यों के चुनाव हैं और जम्मू कश्मीर में एक परिवर्तन, उस परिवर्तन को कमोबेश दिल्ली के एलजी के समान लाकर खड़ा कर दिया गया है। वो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, उस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव या झारखंड का चुनाव, ये ट्रेंड उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहां से परेशानियां नरेंद्र मोदी की, उनकी पार्टी की बढ़ने वाली हैं। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं श्रवण गर्ग साहब, जयशंकर गुप्त जी, मनोरमा जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी और अमलिंद उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक लंबा वक्त आप लोगों ने गुजारा, दिया, स्पेयर किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप तमाम